चलिए, तो बेसिकली हमने जो करा था सर, हम सर करते ही आ रहे हैं, करते ही आ रहे हैं और हमने कहीं न कहीं करते-करते सर हमने अच्छे 5 स्टैंडर्ड्स खत्म कर दिए हैं, 5वाँ स्टैंडर्ड का बस एंड है। आज इसको पढ़ते हैं, एक बारी थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे से रिवाइज़ करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन्स वगैरह का थोड़ा-सा फ्लो बन रहा है तो। आज नया शुरू करने का मुझे लगता नहीं हो पाएगा क्योंकि आज थोड़ा-सा टाइम भी हमारे पास ऑलरेडी थोड़ा-सा हम लेट शुरू कर रहे हैं क्लास और आज उतना कॉन्फिडेंट सा फील भी नहीं हो रहा है, थोड़ा-सा थ्रॉट में प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है? तो आज थोड़ा-सा कीपिंग इट व्यू इन शॉर्ट, तो जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है पहले तो उस पे चलते हैं सबसे पहले एंड उसको खत्म करने की ट्राई करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास कितना टाइम बचता है और हम क्या फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलो, तो हमने कहाँ तक पढ़े थे हम? हमने क्या थोड़ा-सा वापस आना चाहिए हमें एक बारी? चलो देख के आते हैं थोड़ा-सा, हल्का-फुल्का नज़र मार आते हैं। तो हम सर कहाँ से शुरू करे थे? सर हम 2410 यहाँ से शुरू करे थे। सर 2410 कहाँ पे था? जब सर 2410 में कुछ बातें हमने क्लियरली सीख ली थी क्या सर कि हमने यहाँ पे इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होती, इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमारा स्टैंडर्ड बोलता है हमारे को और परफॉर्म्ड बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो इसका मतलब सर कहीं न कहीं यहाँ पे ऑडिटर ही वर्ड आएगा, बिल्कुल। तो सर इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि प्रैक्टिशनर का जो वर्ड है वो सिर्फ़ 2400 के स्टैंडर्ड में ही लगता है, बिल्कुल, सिर्फ़ 2400 के स्टैंडर्ड में प्रैक्टिशनर यूज़ होता है, बाकी कहीं पे प्रैक्टिशनर यूज़ नहीं हो रहा। तो इसका मतलब हमारा 2410 भी यही बोल रहा है क्या कि आप हमारे को मेरे को ऑडिटर बोल सकते हैं, तो ऑडिटर ऑफ द एंटिटी ही रहेगा। क्या सर वो खुद ऑडिटर हो सकता है? बिल्कुल, खुद जो ऑडिटर होता है हमारा इंडिपेंडेंट ऑडिटर, जिसने कौन-सा ऑडिट करना होता है सर? साल के बाद भी ऑडिट करना होता है, जिसने ईयरली ऑडिट करना होता है, एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, जो उसी की क्या करती है टीम आगे क्या करती है रिव्यू कर देती है। तो उसमें वो चाहे तो वो खुद आ सकता है वरना अपने सीनियर टीम को भेज सकता है या किसी और सीए को भेज सकता है। तो एंड ऑफ द डे इंडिपेंडेंट ऑडिटर ही आके क्या करेगा सर इसका ऑडिट करेगा एंटिटी का और वो क्या करेगा क्योंकि वो पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नहीं कर रहा है, तो वो कहीं न कहीं किसका कर रहा है सिर्फ इंटरिम का कर रहा है। तो अगर वो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करने निकला, उसको ओपिनियन देने निकला है तो उसको रिव्यू बोल सकता है लेकिन ऑडिट नहीं बोल सकता। बिल्कुल जी। तो ये तो हमने सर इतना तो हमने सीख लिया था, इतना हमारे ऊपर क्लैरिटी मिल गई है कि 2400 और 2410 में फ़र्क कहाँ पे है और 2400 और 2410 में पहले नंबर पे याद रखने का सर सिंपल सा तरीका था कि 2400 में हमारा सिंपल आ रहा था कि 2-4 चीज़ें ही कर सकता है, 2-4 प्रोसीजर ही मिले थे उसको, इसलिए उसने क्या बोला कि उसको हमने 2400 की सीरीज़ में डाला। लेकिन 2410 में उन्होंने बोला 2-4 प्रोसीजर्स तो ठीक हैं, लेकिन पहले तो क्या था, पहले तो प्रैक्टिशनर था। अगर तू पहले तो प्रैक्टिशनर था तो तेरे को हमने क्या दे रखा था, 2-4 ऑप्शन दे रखे थे, लेकिन अब तू ऑडिटर बन गया है, तो अभी भी क्योंकि तू ऑडिटर तो बन गया है, लेकिन तू कर क्या रहा है? रिव्यू। तो पहले तो ऑडिटर तो बन गया, हम तेरे को सारे राइट्स दे देते, लेकिन हम तेरे को सारे राइट्स तो नहीं दे पाए, क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि तू रिव्यूअर है, तो क्योंकि तू रिव्यू करने आया है, तो इसलिए हम तेरे को क्या करते हैं, एक काम और कर सकते हैं, तेरे को एक एडिशनल प्रोसीजर दे देते हैं, तू उसको ऐड कर लेना। तो अगर सर मैं 1 की बात करूँ, तो 1 का मतलब सर आपने समझाया था क्या कि एक तो हमें अपडेट लेनी पड़ेगी हर जगह पे और दूसरे नंबर पे मुझे क्या याद रखना है कि 2410 मतलब सर की 2-4 प्रोसीजर के साथ उसने हमारे को एक और प्रोसीजर दे दिया, जिसकी वजह से उसने बोला कि कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए किसके बीच में, प्रैक्टिशनर के बीच में और ऑडिटर के बीच में। तो इसका मतलब हमारे पास एक अदर रिव्यू प्रोसीजर जो हमने यहाँ पे पढ़ा था नीचे अगर आप देखेंगे अदर रिव्यू प्रोसीजर, ये हमारे पास एडिशनल 1 आता है आइटम जो हमारे को ऐड हो गई 2410 के अंदर। तो याद रखना बिल्कुल आसान है। सर ऊपर 2-4 की बात हुई थी तो हमारा कहीं न कहीं सिर्फ इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स था। यहाँ पे एक और जुड़ गया तो इसका मतलब अदर रिव्यू प्रोसीजर भी आ गया और सर इन सारी चीज़ों को अपडेट रखने की ज़िम्मेदारी क्या है हमारी है, ये हमने आपसे सीख लिया है। बढ़िया। तो सर इंटरनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर पीरियड एंटिटी का जो शॉर्ट होता है देन द नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है सर क्वार्टरली कह सकते हैं उसको? बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है सर। सर ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव वही वाला था क्लियरली कि उसे क्या देना था कंक्लूजन देना था, एक्सप्रेस करना था क्योंकि ओपिनियन आएगा कि यहाँ पे भी? नहीं सर ओपिनियन तो नहीं आएगा लेकिन ऑडिटर है वो कंक्लूजन दे सकता है। तो इसका मतलब याद रखेंगे सर यहाँ पे ओपिनियन एक्जिस्ट नहीं करता। तो सर क्या आता है यहाँ पे? सर यहाँ पे सिर्फ क्या होती है एक्स कंक्लूजन आता है, तो ओ लेके हम कैंसल कर देंगे और कौन-सा वर्ड अच्छे से याद रखेंगे कंक्लूजन। तो दोनों के अंदर सर क्या 2410 में सिमिलैरिटीज़ कौन-सी हैं? सर 2410 में भी 2400 में भी क्या आता है कंक्लूजन आता था और यहाँ पे भी कंक्लूजन आता है। दोनों में ओपिनियन नहीं तो नहीं आता सर। सर आ ही नहीं सकता क्योंकि वो रिव्यू कर रहे हैं हम, तो रिव्यू के अंदर हम ओपिनियन नहीं देते, रिव्यू के अंदर कंक्लूजन देते हैं। ये तो बिल्कुल सर हमें क्लियर है। इसका मतलब काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं बोल सकते हैं 2400 और 2410 में और ये भी बोल सकते हैं कि काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी हैं। तो बिल्कुल डिफरेंसेस इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स बिल्कुल हैं। डिफरेंस इन द टर्म्स ऑफ कंक्लूजन बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो सिमिलैरिटी है दोनों के अंदर कंक्लूजन ही आएगा। ठीक है सर। तो सर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बता दो आप इसके अंदर जो हमारे को मार्क करते चलना चाहिए बिल्कुल। तो हमने कंक्लूजन का वर्ड पढ़ लिया सर हमने, ये भी हमने पढ़ लिया और हमने सर इसके अंदर क्या करना होता है नेगेटिव वर्डिंग करनी होती है बिल्कुल वो हमने 2400 में सीख ली थी। क्या बोलते हैं कि इन ऑल मटेरियल स्टेट्स हमें ऐसा नहीं लगता कि नहीं प्रिपेयर हुई हुई है एज़ पर एएफआरएफ। अगर प्रिपेयर हुई हुई है एज़ पर एएफआरएफ तो हम आगे बात करेंगे सर अभी तक तो हम नेगेटिव वर्डिंग्स बोल के ही चलने वाले हैं। ठीक है जी।
यहाँ तक तो हमारा क्लियर है सिस्टम, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव में कुछ नया बचता नहीं है। तो सर उसके बाद आता है सर एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। इसमें कुछ डिफरेंट था, बिल्कुल डिफरेंट नहीं था सर, वही 2400 वाला सिंपल सी कहानी थी। क्या सर, एंगेजमेंट लेटर वाली कि एंगेजमेंट लेटर साइन करेंगे, रिटर्न में ले लेंगे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह, ऐसे 210 में जो बताता है क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या फॉर्म एंड कंटेंट रहेगी मेरी रिपोर्ट की, वो सारी की सारी। क्योंकि सर इसके अंदर जो रिपोर्ट जाती है वो अलग फॉर्मेट की जाती है, तो हमें पहले क्लियर करना पड़ता है कि इसकी फॉर्म एंड कंटेंट क्या रहेगी, नेचर ऑफ द रिपोर्ट क्या रहेगी। ये भी हम पहले से बता देते हैं, एंगेजमेंट लेटर में ही लिख देते हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब सर इसके अंदर अगर कुछ भी आया तो एंगेजमेंट लेटर आएगा, दोनों के अंदर सेम लिखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे बिल्कुल। सर फिर उसके बाद आता है, आपने बताया था एक सबसे इंपॉर्टेंट एरिया अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एनवायरनमेंट एज इंटरनल कंट्रोल। बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करने जाऊँगा, बस ये समझाऊँगा क्या कि सर ये हमने करना तो होता ही है हमारे नॉर्मल ऑडिट में भी, तो इसको हमने वैसे ही करना है जैसे नॉर्मल ऑडिट के टाइम पे करते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट के टाइम पे करते हैं, सालाना ऑडिट के टाइम पे करते हैं। इसलिए जब हम ये इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं तो क्योंकि हमें हर क्वार्टर के बाद आके इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो हम पूरे साल की तो पहले ले नहीं सकते क्योंकि हम क्वार्टर का रिव्यू करने आए हैं, तो क्या करेंगे सर, हर बार आके अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या करने लगते हैं, हम अपडेट करने लगते हैं। और सर अपडेट करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है सर, इंक्वायरी करना। सर इंक्वायरी करके अपनी आप क्या कर लीजिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को अपडेट कर लीजिए, अपने एनवायरनमेंट के बारे में समझ लीजिए, इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लीजिए, ताकि आपको जो रिक्वायर्ड आंसर्स हैं, जिसके ऊपर आप प्रोसीजर लगा पाओ, वो वाली सारे आपको एरियाज क्या मिल जाए, आइडेंटिफाई कर पाओ। तो सिंपल है सर, अब सोचना हमें ऑडिट का तरीका समझ आ गया है। क्या कि सर हम पहले हमारी इंक्वायरी दी ही इसलिए गई है ताकि हम कुछ ना कुछ हाथ में लेके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वगैरह कुछ निकालें, ताकि हमने उसके ऊपर कोई प्रोसीजर लगाना होगा तो हम उसके ऊपर प्रोसीजर को क्या करें, लगा पाए। तो सर हम तो बस रिव्यू कर रहे हैं, यहाँ पे हम बाउंड है कि हम ज्यादा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पे जा नहीं सकते। अदरवाइज अगर जा सकते होते सर तो हम बहुत अच्छे अच्छे प्रोसीजर लगा के आते वहां पे, और कहीं ना कहीं हमारे पास डेफिनेटली सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होता, जिसका मैं क्या करता सर, जिसके ऊपर मेरा ओपिनियन फॉर्म होता, फिर मैं वो वाली कहानी ऑडिट के अंदर लेके जाता। लेकिन सर यहाँ पे मैं रिव्यू कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो थोड़ी बहुत और एंटिटी को भी लगता है कि ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में चेकिंग नहीं होने वाली, और एंटिटी को ये भी पता है कि इसके अंदर ओपिनियन नहीं आने वाला, इसके अंदर हमारा क्या पता चलेगा कि हम कहाँ पे थोड़ा बहुत ठीक नहीं चल रहे हैं, या थोड़ा बहुत और स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, और वो हम साल आने से पहले पहले तक, ऑडिट आने से पहले पहले तक क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ऑडिटर को क्या लगता है सर, ऑडिटर को लगता है कि बेटर है कि अगर मुझे 3 महीने बाद गलतियां बताता जाऊंगा, तो मुझे एंड में पता होगा कौन सी गलतियां मुझे क्वार्टर वन में गलतियां बताई, क्वार्टर टू में ठीक होगी, तो मुझे पता होगा कि क्वार्टर फोर तक आते आते कितनी एरियाज को मैं ठीक करवा चुका हूँ, कितने एरियाज के अंदर काम होना सिर्फ बाकी है। तो जो मुझे क्वार्टर फोर में मिलेगा, सिर्फ मेरे एक्सटर्नल ऑडिट में वही वाले फैक्टर्स बनेंगे जिनके ऊपर मुझे डिटेल चेकिंग करनी होगी। आप सोचो, खुद सोच के देखो एक चीज, क्या कि आप किसी के पास जाके उसको साल में 4 बार बता रहे हो उसकी गलतियां क्या है, किसी को जाके 4 बार बता रहे हो साल में उसकी गलतियाँ क्या है कि भाई तूने ये गलत किया, ये गलत किया। आपने क्वार्टर 1 में बताया होगा, उसने क्वार्टर 2 तक ट्राई, अगर अच्छी मैनेजमेंट होगी, ठीक करने की कोशिश करी होगी। क्वार्टर 3 के निकल के आई, क्वार्टर क्वार्टर 2 की निकल के आई, क्वार्टर 3 में ठीक करने की कोशिश कर दी। क्वार्टर 3 की निकल के आई, क्वार्टर 4 में के तक ठीक कर दी। तो मतलब अगर आप देखो तो आपने जो 100% इसको बनाया था 25, 25, 25, 25, 75% तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि ये करेक्ट हो चुका है। ये चलो ठीक है, 75% बताया था, इसमें से 60% आपको पता है इन्होंने अब तक सिर्फ करेक्ट करा है, 15% अभी भी बचा हुआ है क्वार्टर 3 का। तो क्वार्टर 4 में आते-आते आपके पास 25 प्लस 15% जो होगा, ये 40%, यही तो आपका माँगेगा डिटेल। कितना आसान हो जाएगा मटेरियलिटी को डिटरमाइन करना, सोचो। थिंक विद दिस एंगल। ठीक है, कि हम क्या कह रहे हैं कि सर हम सोचेंगे अगर हमने क्वार्टरली वाइज रिव्यू कर दिया, और क्वार्टरली वाइज रिव्यू करने के बाद हमने उनको बता दिया क्या कि उनकी गलती कहाँ पे है, कहाँ पे एरिया ऑफ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। मैं वहां पे सारा कुछ छुपा के लेके नहीं जाता। मैं अपनी कई कई चीजें मुझे लगता है जो बता सकता होता हूँ, या फिर कुछ ऐसे ही मेरे को मेजर निकल के जिसका मुझे लगता है इंपैक्ट आने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वो मैं डेफिनेटली कन्वे करूंगा। क्योंकि रिव्यू के अंदर भी आप क्या करते हो, कम्युनिकेशन तो करते हो, रिव्यू के अंदर भी आप क्या करते हो, मीटिंग्स तो करते हो, रिव्यू के अंदर भी आप रिपोर्ट तो देते हो, तो वहां पे पता चलेगा रिव्यू की रिपोर्ट में कि कौन कौन से एरियाज के ऊपर ऑडिटर कंक्लूजन आया है कि ये सही नहीं चल रहा है, यहाँ पे मुझे लगता है प्रॉब्लम है, मटेरियल में स्टेटमेंट हो सकती है। वो सारे एरियाज आपके ठीक हो जाते हैं, और एंड में बचता है सिर्फ 40% का वो एरिया जो आपके क्वार्टर 4 में आया होता है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 से मैनेजमेंट समझ चुकी होती है हम क्या गलती कर रहे हैं। क्वार्टर 4 में कभी-कभी गलती आती ही नहीं है। और क्वार्टर 4 क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, मई मार्च के पास आ रहा होता है, इसलिए अंदर गलती होने के चांसेस भी थोड़े हो जाते हैं, थोड़े एडजस्टमेंट्स नजर आती है, जिसके ऊपर डेफिनिटली हमारे सवाल बनते हैं। तो सर इसका मतलब कहीं ना कहीं इंक्वायरी वाला जो पार्ट होता है, ऑब्जर्वेशन वाला जो पार्ट होता है, ये सारा तो ऑडिटर पहले ही कर लेता होगा। उस टाइम पे जाके तो वो सिर्फ किस पे फोकस करता होगा, एक्सटर्नल टाइम पे, जिसके पास रिव्यू भी आ गया प्लस एक्सटर्नल ऑडिट भी आ गया, उसको सिर्फ थोड़े बहुत फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पे फोकस करना है। उनका नेचर टाइम एक्सटेंड देखना पड़ेगा, और 330 लगाएगा, 315 की लगाने की उसको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं क्या 315 सर दोनों के लिए जरूरी होता है, जो अगर बंदा रिव्यू भी है प्लस ऑडिट भी और सिर्फ ऑडिट है, तो कहेंगे कि हाँ, दोनों के लिए ज़रूरी है। लेकिन कहीं न कहीं अगर आपके पास रिव्यू प्लस ऑडिट है, तो एक्सटर्नल ऑडिट के टाइम पे 315 इज़ नॉट मच एफिशिएंट फॉर यू, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत बार लगा चुके हैं, आप अपडेटेड हैं उससे, तो आपको क्या करना चाहिए, 330 पे फोकस करना
चाहिए, मटेरियलिटी पे फोकस करना चाहिए। जब इस 40% को क्या मैं पूरा मान के मटेरियल चेक कर दूँ तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बहुत अच्छी एश्योरेंस आएगी। 60 आप टिक करा चुके हैं, 40 आपने डिटेल में चेक कर लिया। या फिर हो सकता है चलो आप 40 को भी आपको लगता है 40 ज़्यादा तो मुझे इसकी 20% तो मटेरियलिटी ले लेनी चाहिए, तो आप 20% को छोड़ के सिर्फ 20% पे फोकस कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं आपको आइडिया लग जाएगा कि इस कंपनी का क्या पूरा का पूरा खर्चा-चिट्ठा है, कितने सालों में, कितने क्वार्टर में, ये जो 4 क्वार्टर में आपने रिव्यू किया। बढ़िया जी। तो ये सर हमें समझ आ गया कि अब इस तरीके से हमारे को समझ आ गया ऑडिट कैसे चलता है। तो पहले नंबर पे हमारा क्या था कि वो कंडक्ट करता है एंगेजमेंट, ताकि वो क्या कर पाए कि ताकि उसे पोटेंशियल मटीरियल मिसस्टेटमेंट, सर आपने ये बहुत अच्छे से हमें समझाया है क्या कि सर हम किसी भी अगर 315 में बैठे हैं तो हम किसी को भी मटीरियल मिसस्टेटमेंट या मिसस्टेटमेंट नहीं बोल सकते। हम क्या बोल सकते हैं सर, या तो पोटेंशियल बोल सकते हैं या पॉसिबल बोल सकते हैं। क्योंकि सर ये होने वाली है, होगी या नहीं होगी, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ये इवैल्यूएशन बताएगी। बहुत अच्छे। उसके बाद सर हम इंक्वायरी उसके ऊपर हम प्रोसीजर लगा के देखते हैं, जो भी हमने लगाना होता है, और एंड ऑफ द डे हमें काम क्या करना होता है, हमें बताना होता है क्या कि हमें लगता है कि किसी मटेरियल एस्पेक्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्टेड है या नहीं है। तो सर हमें प्लानिंग करते हुए सर रिव्यू में क्या याद रखना है, ऑर्डर को अपडेट करनी है, अपनी इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग को और इन्फॉर्मेशन एंटिटी को और इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में सबको हमें अपडेट रखना है। सर ये लाइन हम लिखे बिना अपडेट वर्ड क्या नहीं जाएंगे, क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं आएंगे, वहीं बैठे रहेंगे सर जब तक हमें पता चला 2410 का क्वेश्चन आया है और हमने अपडेट नहीं लिखा। तो हम अपडेट्स के बारे में मेंशन करके ही आएँगे। बहुत अच्छे। फिर उसके बाद सर सम ऑफ द प्रोसीजर परफॉर्म द ऑर्डर, अपडेट करने के लिए उसे क्या-क्या करना पड़ता है? सर ये थोड़ा-सा टेक्निकल था, आपने बताया था हमारे को, लेकिन लास्ट में हमने बताया था इंक्वायरी वाले पॉइंट्स को क्लब कर देना। बिल्कुल। सर कौन-कौन से एरियाज़ में हमने इंक्वायरी करनी थी सर? ये आप सर 2400 के बेसिस पे ले सकते हैं। 2400 में बिल्कुल सिंपल है, वही का सारे के सारे पॉइंट्स हैं, वही सारे सिग्निफिकेंट एरियाज़ वाले पॉइंट है, वही इंटरनल कंट्रोल्स वाले पॉइंट है, वही रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट वाले पॉइंट है। उसके बाद वही बिज़नेस एक्टिविटीज़ के पॉइंट है जो अफेक्ट कर सकते हैं चेंजेज़ को। सर इंक्वायरी के अंदर बिल्कुल सारा का सारा, पूरा का पूरा सेम है। इंक्वायरी के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जो डिफरेंट हो। हम ये तो पॉइंट्स खुद भी बना लेंगे सर, जो दिक्कत आएगी हमारे को थोड़े से ऊपर वाले पॉइंट्स के अंदर। तो सर ऊपर वाले पॉइंट्स में भी हमारे को याद है कि हमने इसको क्लब करके सीख लिया था थोड़ा-सा क्या कि वो वाले सारे मैटर्स निकाल लो पहले, जो प्रायर पीरियड आइटम्स है या फिर पिछले साल की कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएँ। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सिग्निफिकेंट रिस्क वाले एरियाज़ देख सकते हो, और जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ ना कुछ मटीरियल वीकनेस है इंटरनल कंट्रोल्स में, उन मैटर्स के बारे में कंसीडर करके चल सकते हो। ये सारे एरियाज़ के लिए आपको अपडेटेड अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। क्यों सर? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स की अपडेटेड अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज़ की बहुत ज़रूरी है। इंक्वायरी वाले एरियाज़ के ऊपर तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इंक्वायरी आपने जिन एरियाज़ की करनी होती है, वो कहीं न कहीं आपको लगता है कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट के पॉसिबल वाले हैं। तो पॉसिबल वाले को चांसेस अगर कन्वर्ट होने के हैं या नहीं है, वो आपको इंक्वायरी करके ही पता चलेगा। बहुत अच्छे। चलिए सर, उसके बाद सर इंक्वायरी एनालिटिकल एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर, सर इसमें क्या था? सर इसके अंदर सिंपल सी कहानी थी कि हमारे को पता है ये वाले प्रोसीजर हम पहले भी लगाते थे 2400 में, अभी भी क्या करेंगे वही लगाएँगे, बस जो हमने ऊपर अंडरस्टैंड जो हमने अब जो है ना इंक्वायरीज़ करनी है, वो कहीं न कहीं खुद को अपडेट करने के लिए करनी है। ताकि हमारे को हर रिव्यू के टाइम पे कुछ न कुछ पता चलता रहे कि जो पिछले साल का था, क्या उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया गया, और जो इस साल में जो इस वाले क्वार्टर में आने वाला, सॉरी पिछले साल का बोल रहा हूँ, जो पिछले क्वार्टर का था, उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया, और सेकंडली अगर कोई इस क्वार्टर में आने वाला था सर, तो इस क्वार्टर के अंदर भी कुछ उसके ऊपर एक्शन है या नहीं है। तो सर मैं ये करके चलता हूँ कहीं न कहीं अपनी इंक्वायरी में। तो इंक्वायरी का काम सर इस वाले स्टैंडर्ड में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिटेल जो हमने पूछना होता है, वो तो हम पूछते ही पूछते हैं, क्योंकि हमारा वो 2400 वाला पर्पज़ है। तो अगर मैं बात करूँ सर कि इस वाले की इंक्वायरी 2410 की, तो मैं सर सिंपल बोल सकता हूँ 2400 वाली इंक्वायरी कर लो, प्लस अपडेट हो जाओ। सर सिंपल है सर। सर अगर हम ऐसा लिख लें तो हमारे को पेपर में चौ डेढ़ दिन से पहले बिल्कुल आसानी से याद आ जाएगा ना? हाँ, बिल्कुल याद आ जाएगा आप लोगों को। अगर आप लोगों के स्टैंडर्ड इतने बढ़िया तरीके से डिज़ाइन्ड होंगे, इतने अच्छे तरीके से क्लैरिटी में मिलेंगे, तो मुझे बताओ किस चीज़ की टेंशन होने वाली है, हमारे को नहीं होने वाली। सर क्या मतलब कि सर इंक्वायरी तो हम वही करेंगे, प्रोसीजर हमारे पास वही है, लेकिन उसने क्या बोला कि इंक्वायरी आप सारी करिए जो 2400 में भी आप कर रहे थे, सब कुछ पूछिए जो पूछना है, लेकिन एंड में याद रखना कि 2400 के साथ-साथ 2400 के बाद उसको क्या करोगे? क्योंकि आप रिव्यू कर रहे हो तो उसको अपडेट करते जाना उस वाली अंडरस्टैंडिंग को जो आप पहले ले रहे थे। तो मैंने बोला ठीक है सर, समझ गया। और उसके बाद उसने बोला क्या कि इंक्वायरी के टाइम पे मैंने कुछ नॉन फाइनेंशियल डेटा की भी मदद ले ली थी, वो भी मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब उसको यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, कहीं न कहीं उसके ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा के कोई भी अनयूजुअल रिलेशनशिप, अनयूजुअल ट्रांज़ैक्शंस आपको नज़र आती हैं, जो हमारे रिज़ल्ट को वेरी कर सकती हैं, जो कंक्लूजन के ऊपर इम्पैक्ट कर सकती हैं, उसको भी हम क्या कर पाएँगे, कहीं न कहीं आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे। यही हमारा काम है प्रोसीजर लगाने का। और सर आपने वो हमें क्लियरली बताया कि यहाँ पे 2410 में आता है 2410, 2-4 जितने प्रोसीजर थे उसने 2400 में दे दिए थे। अब ये सर एक क्या है, ये बता रहा है एक एडिशनल प्रोसीजर। 1 को वो बोलना चाह रहा है कि मैं आपको एक एडिशनल प्रोसीजर दे रहा हूँ। सर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि सर आप प्रैक्टिशनर से चेंज होके इस वाले केस में ऑडिटर बन गए हैं। लेकिन क्योंकि कॉमन पॉइंट क्या रहा आप लोगों के बीच में? रिव्यू कॉमन पॉइंट रहा। प्लीज़ याद रखना, ऐसे ही बोलना जब भी आप पढ़ रहे होगे क्या कि सर हम प्रैक्टिशनर से 2400 में जो थे
2410 में आते थे ऑडिटर बन के, तो सर क्या कुछ नहीं बदलेगा हमारी ज़िंदगी में? सर सीए बनने के बाद और सीए नहीं थे तब देखो कितना कुछ बदल जाता है हमारी लाइफ़ में। तो अब एक फीलिंग तो हमारे को बदल लीजिए, एक प्रोसीजर तो और अलाउ कर सकते हैं हमारे को। तो फिर उन्होंने सुन लिया आपकी, उन्होंने बोला ठीक है यार एक प्रोसीजर ले लो, बट हम उसका कोई नाम नहीं देंगे ताकि 2400 नाराज़ ना हो जाए। तो हमने क्या बोला, अदर रिव्यू प्रोसीजर है, जो तुम्हें एक प्रोसीजर यूज़ करना हो, आइडेंटिफाई कर लेना, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन लगा लेना और कर लेना। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने हमारे को इतनी लेवरेज दे दी। उन्होंने बोला ऑडिटर हो यार तुम, सोच सकते हो, प्रोफेशनल जजमेंट वाले बंदे हो, अपने आप डिसाइड करना कौन सा बढ़िया प्रोसीजर लगता है तुम्हें और वो लगा लेना। तो मैंने बोला ये भी ठीक है, तो हम 2410 में आते हैं, एक नया प्रोसीजर साथ में लेके जिसकी मदद से हम और अच्छा रिव्यू कर पाते हैं और बेटर क्या उसके ऊपर के ड्रॉ कर सकते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ तक तो सर हमारा हमने हो गया सर, हमारे को पढ़ भी लिया और हमने रिवाइज़ भी कर लिया बहुत अच्छे से। उसके बाद सर रिव्यू करते हैं हम, ऑर्डिनरी डज़ नॉट रिक्वायर टेस्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन कुछ नहीं है हमारा। हाँ, सर उसके बाद हमारा आता था क्या सर, ऑडिटर ऑर्डिनरली परफॉर्म्स द फॉलोइंग प्रोसीजर। सर उसके बाद आता है सर ऑडिटर को क्या करना होता है, प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है। सर उधर कौन-सा प्रोसीजर था सर 2400 में? उधर हमारा वो मटीरियलिटी वाला प्रोसीजर था। मटीरियलिटी लेना, अंडरस्टैंडिंग लेना, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद आपको स्पेसिफाइड एरियाज़ में चेक करना, फिर उसके बाद आपने क्या देखना था कि गोइंग कंसर्न, आरओसी, वो जो रिलेटेड पार्टी वाले एरियाज़ थे वो सारे के सारे थे। ठीक है? वो पूरा का पूरा स्टैंडर्ड से सब्सीक्वेंट इवेंट था, फिर उसके बाद रिपोर्ट थी, वो पूरी की पूरी हियरार्की जो थी, वो सर हमारा वहाँ पे प्रोसीजर परफॉर्म था एज़ पर ऐसे 2400। सर हमने सारे स्टैंडर्ड्स के थ्रू बात करी थी, वो सारे स्टैंडर्ड्स हम वहाँ पे लगा देंगे। सर 240 भी लग रहा था, 50 भी लग रहा था, 200 550, 60, 70, 80 सब लग रहे थे, बिल्कुल लग रहे थे। तो वही सारे के सारे स्टैंडर्ड कहीं न कहीं वैसे के वैसे ही यूज़ होने वाले हैं, लेकिन सर इसके अंदर हमारा क्या है 2410 के अंदर, यहाँ आते-आते हम ऑडिटर बन गए और ऑडिटर को रिव्यू करना है। तो सर जब मुझे रिव्यू करना पड़ेगा ऑर्डिनरी परफॉर्म द फॉलोइंग, तो मुझे क्या प्रोसीजर लगाना पड़ेगा सर, मुझे कहीं न कहीं मैटर्स पहले तो आइडेंटिफाई करने हैं, उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है मिनट्स ऑफ मीटिंग में लेके जाना। मिनट्स ऑफ मीटिंग उठा लो, वहाँ के सारे वो मैटर्स उठा लो जिसके ऊपर आपको लगता है, आपको वहाँ से वो मतलब वो सारा मटीरियल मिल जाएगा, वो सारा वो एरिया मिल जाएगा जिसके ऊपर आप अपना इंक्वायरी वाला प्रोसीजर लगा सकते हैं। तो सर हमें परफॉर्म तो करनी है इंक्वायरी, पर इंक्वायरी करने के लिए डेटा लाएँ तो लाएँ कहाँ से? क्योंकि फाइनेंशियल भी इतनी तरीके से पूरी नहीं बनी हुई कि उसको समझ आ के या उसको एरिया को देख के हम ये बोल पाएँ कि फ्रॉड होगा या नहीं होगा, गोइंग कंसर्न अभी है या नहीं है। सर फर्स्ट क्वार्टर है, इसमें तो हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, साल के बाद, पिछले साल के बाद इस कंपनी की जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग को उठाओ, इस साल का एजेंडा देखिए क्या है, इस साल का एजेंडा समझिए, इस साल का फ्यूचर प्लान समझिए, इस साल की ग्रोथ समझिए, इस साल का पर्सपेक्टिव समझिए कंपनी का। उसके बेसिस पे आपको बहुत अच्छे एरियाज मिल जाएंगे जहां पे आप क्या कर सकते हो, मैटर्स में अपना क्या कर सकते हो, खुद को इंक्वायरी कर सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी ने क्या करी होगी, डिसाइड करा होगा, एजीएम में काफी कुछ बोला गया होगा, नेक्स्ट ईयर का हमारा ये प्लान है, हम ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं। कहीं न कहीं आपके पास क्वार्टर 1 का एरिया बहुत इकट्ठा अच्छे से क्या हो गया होगा, इकट्ठा हो गया होगा। तो उसके बेसिस पे आप अपना क्या कर सकते हैं, आगे रन थ्रू कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो सर ये हमारा डन है सर, उसके बाद हमने मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स पढ़ लिए। सर मिनट्स ऑफ द मीटिंग के बाद हमने देख लिया कोई भी ऐसी है अकाउंटिंग एडजस्टमेंट या अनएडजस्टेड एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मॉडिफिकेशन वगैरह हो सकती है, तो हम उसको एक बारी चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद ऊपर इंक्वायरी कर सकते हैं। इंक्वायरी कर सकते हैं रिस्पांसिबल फॉर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मैटर्स जो उनसे लोग हैं। तो ये हमने सर एक जो पॉइंट पढ़ा था, ये हमने कंटिन्यू करने की सोची थी। क्या? सर इंक्वायरी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट रिस्पांसिबल फॉर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मेंबर्स की हम इंक्वायरी करेंगे मेंबर्स से, मैनेजमेंट से, जो भी रिस्पांसिबल हैं फाइनेंशियल और अकाउंटिंग मैटर्स के लिए। सर इसके अंदर हम 2400 वाला आंसर फिर से लिख के आ सकते हैं। बिल्कुल लिख के आ सकते हैं। तो यहाँ से ये आंसर कन्वर्ट हो जाता है पूरा का पूरा 2400 में। तो उन्होंने जो अलग बनाने की कोशिश करी 2410 को, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास यही वाले पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस लिखने के एग्जाम में बढ़ जाती है। तो जब आप आंसर लिखें तो आपको समझ आना चाहिए कि आपको 2410 का अगर आया है तो 2410 से रिलेटेड भी पहले कहीं न कहीं एटलीस्ट 2 पॉइंट तो लिख के आने हैं, फिर आप नॉर्मल 2400 पे जा सकते हैं। तो आप क्लियरली पूरा का पूरा नीचे वाला आंसर नहीं लिख के आएँगे, सिंपल ऊपर वाले क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को भी इंक्लूड करेंगे अपनी पूरी की पूरी कहानी में। जैसे मिनट्स ऑफ मीटिंग की बात करेंगे ही करेंगे, उसके बाद कहीं न कहीं आप किसकी बात करेंगे कि कम्युनिकेट करता है क्या वेयर एप्रोप्रिएट ऑडिटर हू आर परफॉर्मिंग अ रिव्यू ऑफ द इंटायरिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी सेगमेंट कंपोनेंट्स। तो उधर कहीं न कहीं अगर वो जो कंपोनेंट ऑडिटर होता है, उनके साथ कम्युनिकेट करके भी उसे काफ़ी सारे एरियाज़ मिल जाते हैं, जहाँ पे वो इंक्वायरी कर सकता है। वो कहता है, "भाई, तुम्हें कोई भी एरिया लगे, जहाँ पे मेरी इंक्वायरी हो सकती है, जहाँ पे जो मेरी कमांड के अंदर आ रहा हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ रहा हो, वो मुझे बता देना।" और कहीं न कहीं कोई भी प्रीवियस ईयर आइटम की होती है, पीपीआई होती है या कुछ भी ऐसा होता है, जो मुझे लगता है हमारी करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकता है, मेरी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकता है और उसकी वजह से मेरा मैटर ऐसा है, जो मेरी मॉडिफिकेशन को ले जाए, तो वो भी मुझे इन्फॉर्म कर देना, वो भी मुझे बता देना। तो कहीं न कहीं वो 2410 में ये 3 एरियाज़ तो कर ही रहा है। चौथा एरिया उसका कॉमन है, जिसके अंदर वो इंक्वायरी
करता है, उन सारी बातों से रिलेटेड जो हमारे एसेस के अंदर आते हैं, क्या एएफआरएफ के हिसाब से है या नहीं है, बिज़नेस कॉम्बिनेशन की उसने बात करी, उसके बाद उसने अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स की बात करी, उसने उसके बाद फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स की बात करी और फिर वही सारे एरियाज़ कंटीजेंट लायबिलिटी, सिग्निफिकेंट ट्रांज़ैक्शन, सिग्निफिकेंट रिस्क, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, फ्रॉड, नॉन कंप्लायंस वो सब तो सर हमने पढ़ लिया है। बस एक एक और पॉइंट था सर, बस क्या सर अप्लाइंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स। सर जो मैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाऊँगा वो कब लगाता हूँ ताकि मैं आइडेंटिफ़ाई कर पाऊँ क्या सर मुझे रिलेशनशिप आइडेंटिफ़ाई करना है एंड इंडिविजुअल आइटम्स दैट अपीयर टू बी अनयूजुअल। जो मुझे अनयूजुअल आइटम्स लिखती हैं, जो मुझे लगता है अनयूजुअल रिलेशनशिप्स नज़र आते हैं, उनके बारे में मेरा आइडेंटिफिकेशन करने का काम मेरा अकाउंट करता है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स करता है। ठीक है सर। यहाँ तक तो सर हमारा हो गया था बहुत अच्छे से। तो सर यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे सर हमारे को अपडेट किस लिए रखनी होती है? अपडेट वर्ड नहीं भूलना है सर, इट मे प्रैक्टिकल टू अपडेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। सर हमें अपडेट रखनी ही रखनी है और क्या कौन-सी रखनी है सर, हमारे इंटरिम पीरियड एंड होने से पहले-पहले तक जितनी भी एरियाज़ में आपने बातें करी हैं, जो भी कुछ करा है आपने, वो मुझे सारी की सारी बातें समझनी मतलब मुझे पूछनी पड़ेंगी आपसे और आपको मुझे बतानी चाहिए क्योंकि मुझे अपडेटेड रहना है। ठीक है सर। सर उसके बाद इम्पोर्टेंट कुछ था, उसके बाद इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था। हमने वैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट पढ़ा कि हम मिसस्टेटमेंट को इवैल्यूएट करते हैं। जो भी हमारे पास अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स और आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स मिलेंगी, हम उसको इवैल्यूएट करेंगे और अपनी प्रोफेशनल जजमेंट, इसमें अगर आप वर्ड देखोगे तो एक ही वर्ड आता है, ऑडिटर एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट, और उसको प्रोफेशनल जजमेंट लगानी है इवैल्यूएट करने में द मटेरियलिटी ऑफ द मिसस्टेटमेंट्स दैट द एंटिटी हैज़ नॉट करेक्टेड। मतलब कहीं न कहीं मुझे ही बताना है, क्या जो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट मैं ढूँढ के लाया था इंक्वायरी से, उसकी इवैल्यूएशन करने के बाद क्या वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट में कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही है। सिंपल सा इवैल्यूएशन का इतना काम है और ये प्रोफेशनल जजमेंट पे चलता है क्या कि सर जो भी आप पॉसिबल मिसस्टेटमेंट या फिर आपको लगता है पोटेंशियल थी, उसको आपने क्या हम उसको इवैल्यूएट करके ये बोल पाए क्या कि वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट में कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है सर, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन सर, द ऑडिटर ऑब्टेन करता है रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट कौन-कौन सी सर जितनी ऊपर आपने इंक्वायरी करी थी उन सब की रिटन रिप्रेजेंटेशन आपने लेनी होती है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा एरियाज़ में क्या करने को ज़रूरत नहीं है, पावर नहीं है जिसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ कर सको, प्रोसीजर्स लगा सको। तो सर आप प्रोसीजर ज़्यादा नहीं लगा सकते तो बेटर क्या होता है कि आप एटलीस्ट रिटन रिप्रेजेंटेशन लेके बोल दीजिए ताकि आपके पास इस चीज़ का प्रूफ हो कि हाँ, मैनेजमेंट ने मुझे क्लियरली बताया था कि हमारा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो निकल के आया, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या है, बाहर है। जैसे कि सर फ्रॉड और एरर से रिलेटेड उनसे पूछोगे, क्या आपकी नॉलेज में कोई भी आया है, आपको लगता है कोई पोटेंशियल है, कोई सस्पेक्टेड है जो हमें पता होना चाहिए, आपने बता दिया या नहीं बता दिया, हमें इसके रिटन रिप्रेजेंटेशन में आप लिख के दे दीजिए कि आपने सारे फ्रॉड्स के बारे में, सारे एरर्स के बारे में हमें बता दिया, उसके डिजाइन इंप्लीमेंटेशन के बारे में आपने हमें बता दिया है। फिर आप उसके बाद क्या करिए सर, द इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड, कि आपने एएफआरएफ के हिसाब से बनाई है या नहीं बनाई है, इसके अंदर ही मुझे आपसे क्या चाहिए, रिटन रिप्रेजेंटेशन चाहिए। फिर दूसरा मुझे चाहिए क्या कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो भी थी, क्या आपने उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया या नहीं लिया है, और मुझे क्या चाहिए, समरी ऑफ सच आइटम इज इंक्लूडेड और अटैच्ड टू द रिटन रिप्रेजेंटेशन। जितनी भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स के बारे में हमने बातें करी हैं, उसकी समरी मुझे क्या चाहिए, अटैच चाहिए, और उसके ऊपर भी आपके सिग्नेचर चाहिए कि हाँ, आप एग्री करते हैं कि ये वाली अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स अभी भी ऐसी ही हैं और बिफोर द नेक्स्ट ऑडिट या नेक्स्ट रिव्यू आप इसको ठीक कर देंगे। बिल्कुल। उसके बाद इट हैज़ डिस्क्लोज्ड द ऑडिटर हैज़ ऑल सिग्निफिकेंट फैक्ट्स, क्या मुझे सारे सिग्निफिकेंट फैक्ट्स पता चल गए हैं रिलेटिंग टू एनी फ्रॉड वगैरह जो आपको हो सकता है, तो वो भी मुझे बता दीजिए। उसके बाद कुछ भी ऐसा है जहाँ पे बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइज करती है, वो सारे एरियाज़ तो क्या आपने मुझे क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया या नहीं कर दिया, इसलिए मुझे रिटन रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगी आपसे। और वही मटेरियल नॉन कंप्लायंस वाला एरिया तो हमने पढ़ ही लिया था सर कि 250 का स्टैंडर्ड लगता है। कहीं भी ऑर्डर को लगता है कि आपने मुझे डिस्क्लोज कर दिया किसी पे भी नॉन कंप्लायंस रिलेटेड टू एनी लॉ रेगुलेशन, तो वो भी आप हमें क्या कर दीजिए, रिपोर्ट कर दीजिए, मुझे बता दीजिए। और सही में सिग्निफिकेंट इवेंट्स के बारे में भी मैं रिटन रिप्रेजेंटेशन लेके चलता हूँ। आर वी क्लियर टिल हियर? सर हमने 8:18 पे शुरू किया था, कहीं न कहीं 38 में हमने 20 मिनट में बहुत अच्छा खासा रिवाइज़ कर लिया है। तो हम इसको अगर ढंग से रिवाइज़ करने निकलेंगे विद कंप्लीट नोट्स, तो मुश्किल से 20-25 मिनट ही लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, इंक्लूडिंग द नीचे वाला पार्ट। क्लियर है अब तक? सुन के नया तो नहीं लगा कुछ? बता दो। हरप्रीत कहाँ है? यस। गुड मॉर्निंग अमन। डन है? अमन, वृंदा, आर वी गुड? ठीक है, चलिए। चलो सर आज इसको बस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम डन करें। सर उसके बाद वो क्या कह रहा है? सर कह रहा है द ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी फॉर अकम्पनिंग इन्फॉर्मेशन। देखो अब आप लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी, मुझे नहीं पता आप लोगों को अगर इस चीज़ की क्लैरिटी है या नहीं है, बट मैं आपको एक छोटी-सी कहानी समझा देता हूँ। अगर आपने स्टैंडर्ड 700 का पढ़ा होता है, तो हमने 700 की जो सीरीज़ थी हमारी, उसके अंदर हमारे पास ना 2 एरियाज़ आते हैं। एक आता है सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन के नाम से, एक आता है सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन के नाम से और एक आता है अदर इन्फॉर्मेशन के नाम से। पढ़ा है किसी ने? येस, नो?
बता दो अभी। एरिया था या नहीं था? ये दोनों वर्ड सुने हुए हैं कि नहीं सुने हुए, ये भी बता दो चलो। क्या बिल्कुल ही नहीं है कि सर ये कौन से वर्ड ले आए आप? 700 में तो एग्जिस्ट भी नहीं करते ये। नो सर, नहीं सुने हुए। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर आप पढ़ेंगे हम तो 700 की जो सीरीज होती है हमारी, हम नीचे जाते हैं जब रिपोर्ट के अंदर, तब हम 720 के जब पास पहुंच रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास दो एरियाज आते हैं। सप्लीमेंट्री एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यस सुरिंदा, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक आता है हमारे पास सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही लगती है, और एक आती है हमारी अदर इन्फॉर्मेशन जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पर कहीं ना कहीं मतलब होने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि हर चीज को हमने कहीं ना कहीं रिपोर्ट के अंदर दिखाना तो होता ही है। हम उसे कैसे दिखाते हैं उसकी अलग कहानी है, लेकिन हमें दिखानी तो होती ही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये जो दो इन्फॉर्मेशन होती है इनका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। क्या सर? देखो, ये जो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन होती है, सप्लीमेंट का मतलब होता है एडिशनल कुछ होना, तो मतलब ये कहीं ना कहीं एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, but definitely related to my FS, रिलेटेड टू माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ये। ठीक है, ये होती क्या है सर? एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही होती है, पर सर ये क्या तो क्या से होती है? रिलेटेड टू माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। सर ये रिलेटेड टू माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे को ये तो, और दूसरी सर अदर इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन मतलब मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मतलब क्या, मतलब हो सकता है इसका कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट हो या ना हो, लेकिन ये अदर इन्फॉर्मेशन बस इन्फॉर्मेशन है जो जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है। इसके एग्जांपल्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, काफी बड़ी लिस्ट होती है, वो हम देख सकते हैं, पर वो 700 में जब जाएंगे तब आएगी तब पढ़ेंगे। मतलब वही मेरा पॉइंट ये नहीं पढ़ाने का क्या है, ये समझाने का है क्या कि सर जो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन हमारी होती है ना, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये भी कहीं ना कहीं मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है कि इसके बारे में ऑडिटर ने करा कुछ या नहीं किया, क्या इसको भी मुझे ऑडिटेड अनऑडिटेड के नाम से दिखाना था या नहीं दिखाना था। और सर फिर अदर इन्फॉर्मेशन में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलती है, ये भी मेरे लिए कंसर्न है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो होती है ये कहीं ना कहीं जो है कहाँ जाएगी? यूजर्स के पास जाएगी। तो यूजर्स को पता लगना चाहिए कि आखिर इसके ऊपर ऑडिटर ने ध्यान दिया भी है या सिर्फ ऑडिटर ने इंक्लूड किया है। क्योंकि अगर ऑडिटर को ये क्लैरिटी नहीं होगी तो ऑडिटर तो हमारे को उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जज कर सकता है कि उसने जो बताया और मार्केट में जो इन्फॉर्मेशन है वो तो हमें उल्टी गलत लग रही है, वो तो मुझे कहीं से भी सही नहीं लग रही। तो इसका मतलब सर हमें किस चीज का ख्याल रखना है? हमें सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन का ख्याल रखना है। सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन हमारी किस में जाती है? हमारी ऑडिटेड में जाती है, और अगर वो अनऑडिटेड होती है तो मैनेजमेंट को बोलते हैं कि आपको रिक्वेस्ट है कि आप क्लियरली इसको मेंशन करेंगे कि ये अनऑडिटेड इन्फॉर्मेशन है, ऑडिटेड नहीं है। अगर मैनेजमेंट नहीं करती तो हम क्लियरली अपनी रिपोर्ट में अलग से हेड बना के अनऑडिटेड का वहां पे डाल के देते हैं इन्फॉर्मेशन को कि भाई ये हमारी ऑडिट करी हुई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। कितनी रिलायबल हो सकती है इसके ऊपर ये हमें नहीं पता, हमने इसके ऊपर ऑडिट नहीं किया है। लेकिन अदर इन्फॉर्मेशन कैन एग्जिस्ट इन टू योर रिपोर्ट, इट कैन बी एनी इन्फॉर्मेशन, और ये एनेक्जर्स के साथ अटैच हो जाती है। और जो भी इन्फॉर्मेशन लगता है आपको अदर इन्फॉर्मेशन जरूरी है देने के लिए ऑडिटर को, अदर देन ऑल दोज जो हमारे ऊपर सारे के सारे किसमें आगे होगी, सारे पैराग्राफ्स में आगे होगी की ऑडिट मैटर, एम्फोसिस ऑफ मैटर, वो सब मैटर पैराग्राफ में जो चला गया उसको छोड़ के कुछ भी है तो भी आप कहाँ लेके जाते हो उसको? कहीं ना कहीं अदर इन्फॉर्मेशन में लेके जाते हो। उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी एग्जिस्ट करती है, नहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट तो नहीं करती। अदर देन दैट इफ देयर इज अ कंप्लीट क्या होता है, जैसे डायरेक्ट इंपैक्ट आपको नजर आ रहा हो कहीं ना कहीं है, तो आप उसके बारे में एक्शन लेंगे, अदरवाइज कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो कहीं न कहीं हमारे को ये 2 एरियाज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं ना, ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी फॉर अकम्पेइंग क्या है? अकम्पेइंग इन्फॉर्मेशन, तो बेसिकली अगर वो देखा जाए ये रिव्यू के अंदर इसका नाम चेंज हो गया सप्लीमेंट्री के ना का। ओह! ओह! सर ऐसा। सर सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं, कंपनी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये कंपनी करती है किसको? हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपनी करके चलती है। इसलिए सर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है कंपनी इन्फॉर्मेशन की, वो ये रहती है कि कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन जरूरी है, और ये किसके लिए होती है सर? ये सिर्फ मेन और मेन यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए होती है। पर हमारे को ध्यान रखना है कि ये कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री होती है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये क्या आती है? कैरी फॉरवर्ड की जाती है। ठीक है सर, तो ऑडिटर शुड रीड द अदर इन्फॉर्मेशन दैट accompanies the interim financial information to consider whether any such information is materially inconsistent with the interim financial information। तो क्योंकि ये सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से होके बनी है, बिल्कुल सर बनी है, तो मुझे ये एक चीज का ख्याल जरूर रखना पड़ेगा क्या, कि ये कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन क्या तो नहीं कर रही, क्या नहीं कर रही सर? जो मेरी ये मटेरियल इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर ये मेरी ही
फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होके एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यूज हो रही है, उसकी सप्लीमेंट्री है, तो कहीं ना कहीं ये मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ क्या करनी चाहिए, कंसिस्टेंट भी होनी चाहिए। अगर कोई चीज मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिराइव होकर बनी है और वो कुछ और बोल रही है जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बोल रही, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम नजर आ रही है इसके अंदर। तो अदर इन्फॉर्मेशन ही बोल सकते हैं, इसको बिल्कुल बोल सकते हैं, पर कौन सी वाली इन्फॉर्मेशन जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या होती है, डिराइव होकर बनती है। तो सर इसका मतलब है कि इन्फॉर्मेशन अगर मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से होकर बनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो मेरे हेड्स हैं वहां से मैंने कोई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करी, उसको मैंने अलग से बताने की जरूरत समझी, किसको, हमारे यूजर्स को, तो वो क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन, ताकि आप उसके ऊपर भी आपकी रिपोर्ट जाने वाली है तो मैच करनी चाहिए, ताकि यूजर को देख के लगे अच्छा अच्छा ये इसने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है एंड इट इज मैचिंग समहाउ, कि वो समझाना चाह रहा है कि यहाँ पे ऐसा है तो ऐसा क्यों है, तो इसलिए अगर वो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है तो वो कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। इफ द ऑडिटर आइडेंटिफाइज अ मटेरियल इनकंसिस्टेंसी, सर नहीं है, द ऑडिटर कंसीडर द इंटरिम फाइनेंशियल और द इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी अमेंडेड, तो वो क्या करेगा, उसको अमेंड करवाएगा, वो बोलेगा देखिए ऐसा नहीं हो सकता, आप अदर इन्फॉर्मेशन का कुछ नहीं करते मैं मान जाऊंगा, लेकिन आपको सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन का क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली अमेंड करना पड़ेगा, इसको आपको मैच करना पड़ेगा किसके साथ, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। इफ अन अमेंडमेंट इज नेसेसरी इन द इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू मेक सच अ मिनर, वो क्या करेगा, इम्प्लीकेशन फॉर द रिव्यू रिपोर्ट, तो कहेगा अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी रिपोर्ट में क्लियरली लाके लिखूंगा इस बारे में क्या, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन के ऊपर कोई काम नहीं किया मैनेजमेंट ने, और उसको मैनेजमेंट ने ठीक भी नहीं किया, और मेरा रिपोर्ट के अंदर भी इंपैक्ट आएगा उसका। क्या उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा, सर नहीं सर, क्योंकि ऑलरेडी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो बहुत बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को क्वालिफिकेशन तो मैं पहुंच ही सकता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं क्या है, वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, डाउट रेज करेगा यूजर्स के माइंड में, अगर यूजर्स के माइंड में डाउट आ रहा है तो मैं अनमॉडिफाइड रिपोर्ट तो नहीं दे पाऊंगा, बट हाँ मैं एडवर्स भी नहीं दूंगा, मैं क्वालिफाइड रिपोर्ट तक जाना जरूरी समझूंगा। बिल्कुल। फिर if the amendment is necessary in the other information and management refuses to make such amendment, the auditor consider including the audit report an additional paragraph, वो क्या कह रहा है कि मैं एक एडिशनल पैराग्राफ डाल दूंगा डिस्क्राइबिंग द मटेरियल इनकंसिस्टेंसी और टेकिंग अदर एक्शन सच एज विदहोल्डिंग द इश्यूएंस ऑफ द रिव्यू रिपोर्ट और विड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट। तो सर कह रहा है पहले मैं अपने वाले इजी वे आउट देखूंगा, पहले रिपोर्ट को खराब करना नहीं चाहूंगा, पहले मुझे लगता है कि मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, मैं विड्रॉ कर जाऊंगा, एडिशनल पैराग्राफ डाल के क्लियरली बता दूंगा कि सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन क्या नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है मेरे इसके साथ, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, और कोई और एक्शन मुझे नजर आता है तो वो भी मैं ले सकता हूँ। Sir, for example, management may present alternative measures of earnings, then more positively portray results of the operation than the interim financial information. And such alternative measures are given excessive prominence and are not clearly defined, not clearly reconciled to the interim financial information, such as they are confusing and potentially misleading. सर क्या बोल रहा है, वो कह रहा है मैनेजमेंट में प्रेजेंट ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ अर्निंग, मैनेजमेंट ने बोला सर हम इस तरीके से तो पैसा कमाते ही हैं, लेकिन हम इस तरीके से भी कमाते हैं दैट मोर पॉजिटिवली पोर्ट्रे रिजल्ट्स, जो अगर आप देखोगे तो इसके रिजल्ट्स हमारे अब तक बेटर ही आ रहे हैं ऑफ ऑपरेशंस देन द इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो हमारी अभी तक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बता रही है आपको, उससे बेटर रिजल्ट्स हमारे को लगता है कि हमारे को इस मेजर को करने से आ जाएंगे। एंड सच ऑल्टरनेटिव मेजर्स आर गिवन एक्सेसिव प्रोमिनेंस एंड आर नॉट क्लियरली डिफाइंड, पर दिक्कत ये है कि सर अभी ना हम इसको क्लियरली डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि इसकी लिमिट क्या है, और ये एक्चुअली में चलेगा या नहीं चलेगा लॉन्ग टर्म, और क्या ये एक्चुअल वैसे ही रिजल्ट देता रहेगा हमेशा, क्या हमें ओवर द एज तो नहीं जाना पड़ेगा, मतलब अभी कहीं ना कहीं रिस्की भी लग रहा है वो उतना, और एफिशिएंट भी लग रहा है। तो इसका मतलब वो क्या नहीं है, आर नॉट क्लियरली रिकंसाइल टू द इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब वो हमारा ना बिल्कुल एग्जैक्ट रिकंसाइल नहीं कर रहा है। कभी कभी तो ऐसा स्पाइक लगती है कि बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट की तरफ लगता है अगर ऐसा करेंगे तो, कभी कभी लगता है कि कुछ भी नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं रिकंसिलेशन में अभी भी प्रॉब्लम है, सच दैट दे आर कंफ्यूजिंग एंड पोटेंशियली मिसलीडिंग। तो इसका मतलब ये भी कभी कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, अभी हमारे पास क्लियर मेथड नहीं है, और पोटेंशियली मिसलीडिंग भी लग रहा है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे ओवरराइड कर देगा हमारे कंट्रोल्स को। तो सोचो मतलब क्या चीज कहना चाह रहा है, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है कि हमारे पास मौका तो है, लेकिन वो मौका भी रिस्की और मिसलीडिंग लग रहा है, इसलिए अभी हम उसको पूरी तरीके से अप्लाई नहीं कर रहे हैं। If a matter comes to the auditor's attention that cause the auditor to believe that the other information appears to include a material misstatement of the fact, the auditor should discuss the matter with the entity's management. तो जो ये वाले मैटर ही होते हैं, इसके बारे में ऑर्डर क्या कहता है, आपको क्लियरली क्या करना चाहिए, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन में इसको बताना चाहिए, और ये आपकी मैच करनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। लेकिन अभी जो आप बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेजर ऑफ अर्निंग्स क्या है हमारी, जो क्या नहीं कर रही, इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से नहीं जा रही। इसका मतलब अगर ऐसा नहीं जा रही है तो आपको ये क्लियरली मुझे क्या चाहिए, इनकंसिस्टेंट है, और इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर भी मेरी रिपोर्ट जानी है। तो आप इसको या तो कंसिस्टेंट करिए, या इसको मेथड को छोड़ दीजिए करने का, या फिर हम इसको क्लियरली बता देते हैं लोगों को, और इसके ऊपर फिर मैं क्या लूंगा, जो मेरे को लगता है, अगर मुझे लगा मेरी जजमेंट के हिसाब से ये सही नहीं है, तो फिर मैं अपनी रिपोर्ट में इसकी इंप्लीकेशन लेके चला जाऊंगा। और अगर उसको मैटर अटेंशन में आता है, जो ऑडिटर को बिलीव करवाता है कि वो क्या है, मटेरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, तो क्या करेगा, डिस्कस करेगा। तो जैसे ऐसे कुछ मैटर मिलता है, वो ऊपर चले मैनेजमेंट में जाएगा, अगर कोई टीसीडब्ल्यूजी एग्जिस्ट करता है, और उन्हें बोलेगा कि आपकी मैनेजमेंट पता नहीं कौन कौन से मेथड को वैसे कमा रही है, ये ज्यादा लंबे नहीं टिकने वाले हैं, आप इसको थोड़ा सा रोकिए, रिस्ट्रिक्शन लगाइए इसके ऊपर, तो ये वो बता के आ जाएगा। While reading the other information of for the purpose of identifying material inconsistencies,
and apparent material misstatement of the fact may come to the auditor's attention. That is, information not related to matters appearing in the internal financial information that is incorrectly stated or presented. तो अगर आपने एग्जांपल देना होगा, आप इसका सिंपल दे सकते हैं कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को नजर आती है जो किससे रिलेटेड है, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, पर वो करेक्टली स्टेट या प्रेजेंट नहीं करी गई। मतलब कहीं ना कहीं जो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन थी उसके अंदर उसको नहीं ठीक से दिखाया गया, जबकि उसे दिखाना चाहिए था, बिकॉज उसे कंसिस्टेंट रखना था आपको एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो when discussing the matter with the entity's management, auditor considers the validity of the other information and management responses to the other inquiries. अब आता है बात, जैसी ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको उनकी इंटीग्रिटी पे आने लग जाता है डाउट, कि आपने जो भी मुझे अदर इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी मुझे ओपिनियन एक्सप्रेस करे हैं, जो भी आपने मुझसे बातें करी हैं, जो भी आप मेरे साथ अच्छे बने, अब मुझे आपकी सारी चीजों के ऊपर डाउट आने लग रहा है कहीं ना कहीं। वेदर वैलिड डिफरेंसेस ऑफ जजमेंट और ओपिनियन एग्जिस्ट, तो वो देखेगा क्या ये वैलिड है कि हाँ चलो मैनेजमेंट से मिस हो गया होगा, वेरी गुड। एंड वेदर टू रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू कंसल्ट विद द क्वालिफाइड थर्ड पार्टी टू रिजॉल्व द पेरेंट मिसस्टेटमेंट। और कहता है कि अगर ये किसी तरीके से ठीक हो सकती है, थर्ड पार्टी से जो भी है आप उसको क्या करिए, ठीक करिए कहीं ना कहीं, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्लियर पिक्चर दे। तो अगर वो ठीक हो सकती है तो बढ़िया, ठीक कर लीजिए, अदरवाइज फिर उसको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, उसको ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है। इफ मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड मैनेजमेंट रिफ्यूजेस, द ऑडिटर कंसीडर टेकिंग फर्दर एक्शन एज एप्रोप्रिएट, नोटिफाइंग दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड ऑब्टेनिंग अ लीगल एडवाइस। तो इस वाले केस में अगर ऐसा होता है, क्योंकि सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मैटर है, कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मैटर है, तो आप क्या करते हो, आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होता, आप क्या कर सकते हैं, आप फर्दर एप्रोप्रिएट एक्शन जो आपको लगता है कि उस टाइम के लिए जरूरी है, आपको विड्रॉ जरूरी है, विड्रॉ कर लीजिए। अगर आपको रिपोर्ट में लेके जाना पड़ेगा, मेरे पास लॉ रेगुलेशन की वार्निंग है, वो कर लीजिए। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको देखना है, उसका इम्पैक्ट अगर बड़ा है और आपको लगता है नहीं यार इसके बिना मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, रिपोर्ट नहीं दे पाऊंगा, तो बेटर है आप अपना क्या कर दीजिए, विड्रॉ कर दीजिए। और अगर उसके अलावा आपको लगता है नहीं यार मैं बढ़ सकता हूँ आगे, इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है, चलो मैं अगले रिव्यू में चेक कर लूंगा, तो आप उसको अगले रिव्यू के लिए भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं आपके लिए याद रखना है कि सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन और अकम्पनिंग इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो क्या रहनी चाहिए, सिर्फ एक ही वर्ड याद रखना है मेन, वैसे क्या सर, कंसिस्टेंट होनी चाहिए वो बस। अगर वो कंसिस्टेंट मिल जाएंगी हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो सर सिर्फ एक ही बात है कि वो क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। क्या सर, हमारी अदर इन्फॉर्मेशन और हमारी सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं यहाँ पे, वो क्या होनी चाहिए, इक्वल टू किसके साथ चलनी चाहिए, हमारी एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। तो सर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कहीं ना कहीं वो कंसिस्टेंटली मैच कर रही होंगी तो हमारा काम बन जाएगा। वरना मुझे रिपोर्ट में इम्पैक्ट तो लेके जाना पड़ेगा, वो क्या इम्पैक्ट होगा वो सर डिपेंड करता है मेरे अप्रोप्रिएट एक्शन के ऊपर। चलिए, फिर सर उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। सर ये जरूरी था, क्यों सर, क्योंकि हमने इतने सारे मैटर्स की बात करी है जो हमारे टेंशन में है, जो हमने इंक्वायरी करी होगी, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना भी जरूरी था। बिल्कुल। व्हेन एज द रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग द रिव्यू a matter comes to the auditor attention that cause the auditor to believe that it is necessary to make a material adjustment to the interim financial information for it to be prepared in all material respects in accordance with the AFRF, the auditor should communicate this matter as soon as practicable to the appropriate level of management। मतलब वो कह रहा है कि जैसे ही उसने क्या करा, उसने कंक्लूजन उसको कहीं ना कहीं ड्रॉ होता है किसी भी एरिया से रिलेटेड, जब उसने क्या लगाया होगा, ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए होंगे अपने वाले जो हमने 3 दिए थे, 2+1, उसके बाद उसने क्या करा, उसे लगता है कहीं ना कहीं मटेरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, तो बेटर आप सबसे पहले जाके जितना जल्दी हो सके, जितना प्रैक्टिकल हो सके, कम्युनिकेट कर दीजिए किसको, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को या फिर एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो यहाँ पे वर्ड्स का थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे टीसीडब्ल्यूजी भी आ सकता था, लेकिन इन्होंने क्या लिखा, एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि रिव्यू है, आपको नहीं पता रिव्यू के लिए आपको डायरेक्टली टॉप अथॉरिटी से बात करने का मौका मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। उन्होंने बोला होगा सर रिव्यू है ना, आप हमारे ये सीनियर लेवल मैनेजर से काम चला लेना, जब ऑडिट आएगा हम लोग डायरेक्टर लेवल पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट ढूंढनी है, जिसको आप वो क्या कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो। When in the auditor's judgment, management does not respond appropriately with a reasonable period of time, तो वो बताएगा देखिए रिव्यू है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे मुझे मटेरियल में स्टेटमेंट लग रही है, एएफआरएफ के हिसाब से नहीं लग रही आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप इसको जल्दी से ठीक कर दीजिए। अगर वो अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करते विद इन द टाइम, द ऑडिटर शुड इन्फॉर्म टीसीडब्ल्यूजी, तब उसे क्या करना पड़ेगा, एक बारी के लिए वो ऊपर जाने की ट्राई जरूर करेगा कि आपने जो सीनियर लेवल मैनेजर मेरे को साइन करे हैं वो मेरा काम, वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें कन्विंस ही नहीं कर पा रहा हूँ, उनको प्लीज उनको समझाइए या तो थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर बनाइए। द कम्युनिकेशन इज मेड एज सून एज प्रैक्टिकेबल either orally or in writing. The auditor decision whether to communicate or in writing is affected by the factors such as the nature, sensitivity and significance of the matter। उसे कैसे रिपोर्ट करनी चाहिए, किस तरीके से बात करनी चाहिए, ऊपर वाले लेवल से वो डिपेंड करता है कि आपको क्या मैटर लग रहा है, क्या मैटर ऐसा है जो कम्युनिकेट कर सकते हो ओरली, तो वैसा कर दीजिए। लगता है नहीं राइटिंग में देना पड़ेगा, मेल पे देना पड़ेगा, ऑफिशियली जाना पड़ेगा, तो वैसे चले जाइए, जो भी आपको ठीक लगता है। इफ द इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड ओरली, द ऑडिटर डॉक्यूमेंट द कम्युनिकेशन। अगर आपने डॉक्यूमेंट ओरली करी है तो आप लिख लीजिए आपने क्या बात करी थी, उसका क्या रिस्पॉन्स आपको सामने से मिला। ठीक है जी। So when the auditor judgment, when in the auditor judgment those charged with governance do not respond appropriately within the reasonable period, the auditor should consider। देखो ऐसे वाले पॉइंट यूजुअली आपकी सिचुएशंस पॉइंट होते हैं, ये सिचुएशंस के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्या सिचुएशन देते हैं आपको कि आपने टीसीडब्ल्यूजी के पास आप गए भी मैनेजमेंट के बाद, और मैनेजमेंट के बाद आपने टीसीडब्ल्यूजी की तरफ से आपको कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है,
उसके टाइम पे आप क्या करोगे? अगर कोई एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स नहीं मिला आपको, तो वेदर मुझे मॉडिफाई करनी है रिपोर्ट या नहीं करनी, मुझे सोचना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ विथड्रॉल है या नहीं है, तो वैसे हमेशा पहला पॉइंट ये होता है दिमाग में, सबसे पहले आता है क्या मैं बाहर चला जाऊँ? बाहर जाने का मौका नहीं है, तो फिर मैं रिपोर्ट पे ले जाता हूँ उसको, और द पॉसिबिलिटी ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिट इन्वेस्टिगेशन पे बात करूँ, तो ये दूसरा हो सकता है, ये तीसरा हो सकता है इस वाले केस में। वैसे यूजुअली 2 ही होते हैं केस, यहाँ पे 3 बनाए हैं, तो ये हमेशा लास्ट केस होता है कि अपने रिपोर्ट में क्या इम्पैक्ट डालना है। पहले आप देखिए कि पॉसिबिलिटी ऑफ विथड्रॉ एग्जिस्ट करती है, तो वो ले लीजिए, रिजाइन एग्जिस्ट करती है फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, वो ले लीजिए, और लास्ट में अगर आपको लगता है नहीं ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, मैं तो वही रहूँगा, मैनेजमेंट को चेंज होने की ज़रूरत है, तो आप मॉडिफाई कर दीजिए अपनी रिपोर्ट को। ठीक है सर। Sir, when a result of the performing the review of the interim financial information, a matter comes to the auditor's attention that cause the auditor to believe in the existence of a fraud or a non-compliance. सर वो जो आपने ऊपर इंक्वायरी की बात करी थी, उस इंक्वायरी को करते करते हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने प्रोसीजर लगाया तो मिल गया, क्या मिल गया सर? एक फ्रॉड नजर आ गया और एक नॉन कंप्लायंस नजर आ गया बाय द एंटिटी। द ऑडिटर शुड कम्युनिकेट द मैटर। देखो आपके पास ना रिव्यू है, आप कम्युनिकेट क्या कर सकते हो? आप सिर्फ कम्युनिकेट ही कर सकते हो अभी के लिए। उसके ऊपर इम्पैक्ट आपका उसका रिव्यू अपना रिपोर्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा ये नहीं आएगा, ये आप डिसाइड करोगे कम्युनिकेट करने के बाद। हमेशा कम्युनिकेट करने के बाद आपको रिस्पांस फेवरेबल में मिला तो नहीं करोगे, अनफेवरेबल आपको रिस्पांस आया तो आप कर दोगे। तो मतलब कहीं ना कहीं सर हम पूरे के पूरे 24 और 2410 में जो भी करते हैं, पहले हमारा काम क्या होता है? हमने रिव्यू करके कम्युनिकेट करना होता है, डायरेक्ट रिपोर्ट हम नहीं बनाते। कम्युनिकेट करिए, उन्हें बताइए, उन्हें ठीक करने के लिए बोलिए। अगर वो ठीक करने के लिए एग्री करते तो अच्छी मानी अपनी मैनेजमेंट को, नहीं करती है तब आगे बढ़ जाइए इस आंसर में, वरना तो बढ़ना ही नहीं चाहिए। So the determination of which level of management is appropriate one is affected by the likelihood of the collusion or the involvement of a member of a management। देखो वो यही बता रहा है कि कौन से लेवल की मैनेजमेंट अप्रोप्रिएट है, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि लाइकलीहुड ऑफ द कॉल्यूजन के, किस एरिया की आप बात कर रहे हो, क्या क्या बिगड़ने के चांसेस लग रहे हैं, और द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट, कौन इन्वॉल्व है। द ऑडिटर आल्सो कंसीडर द नीड टू रिपोर्ट सच मैटर टू टीसीडब्ल्यूजी विद एंड कंसीडर द implication of the review। और कहीं न कहीं अगर आपको लगता है यार मुझे नहीं पता कहाँ जाना चाहिए, बेस्ट मुझे लगता है टीसीडब्ल्यूजी पे जाना चाहिए, टीसीडब्ल्यूजी पे बेझिझक जा सकते हैं। वो आपको या तो गाइड कर देंगे कौन सा सही बंदा है उससे बात करिए, वरना वो खुद ही आपको सॉल्यूशन करके दे देंगे। The auditor should communicate level relevant matters of the governance interest arising from the review of the interim financial information with those charged with governance। तो कहीं न कहीं आप क्या करते हैं, आप उन्हें वो वाले मैटर्स भी बताते हैं जहाँ वो मैटर ऑफ गवर्नेंस इंटरेस्ट होता है, जहाँ आपको लगता है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट, हे ऊपर वाले, तो अभी ऊपर वाला कौन है इसके लिए? टीसीडब्ल्यूजी है, तो ये बोलता है हे ऊपर वाले, जहाँ तेरी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए कम से कम अपनी वहां तो दे, जहाँ तेरे लोगों को तेरी जरूरत है वहां तो दे। कैसे सर? जो सर क्वेश्चन आया था, तेरे तेरे को याद नहीं है क्या? क्या सर? 220 में इतना क्लियरली बताया गया, क्या बताया गया सर ऐसे 220 में, कि जो मेरे नवंबर 23 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट आया, उसने क्लियरली बताया, क्या बताया? कि भाई मुझे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर इंडिपेंडेंस, जो ये था, जो ये क्या करना होता है, कहीं न कहीं ये भी मुझे क्या करना होता है कि चेक करना होता है क्या, कि सर जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस होते हैं ना, क्या वो ड्रिवन डाउनवर्ड्स की तरह ड्रिवन हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो सर कहीं न कहीं इंडिपेंडेंस की जो बात होती है ना, वो कहीं न कहीं बताई जाती है कि आपको अपने नीचे लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक क्या करनी चाहिए, कम्युनिकेट करनी चाहिए। तो इसका सर प्रोसीजर जो हम पढ़ रहे थे, उसके प्रोसीजर में आता है अगर आपने इंडिपेंडेंस चेक करनी है तो क्या करना चाहिए सर हमारे को पॉलिसी एंड प्रोसीजर का देखना है, क्या उसका डाउनवर्ड स्ट्रीम ऑन है या नहीं है। मतलब आप पहले पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाते हो, वो तो ठीक है बना दिए, आपने कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग है, क्या आप उसको अपने हर लेवल ऑफ स्टाफ तक पहुंचा पा रहे हैं, क्या आप लोगों को इंडिपेंडेंट रहना है, आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमारे पास आना है, क्या आप अपना वादा निभा रहे हैं, क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं टीसीडब्ल्यूजी या नहीं ले रहे हैं। मतलब जिस एरिया में गवर्नेंस इन्वॉल्व होगी, उस गवर्नेंस का काम होता है आपका कम्युनिकेट करना हर लेवल तक, और उसको एक्चुअली में चेक करना क्या वो अपने तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। इस लेवल में वही ऊपर बता रहा है क्या, कि जो भी रेलेवेंट मैटर्स हैं जहां पे मुझे लगता है गवर्नेंस इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, प्लीज आप उस वाले में इंटरेस्ट में थोड़ा सा जाइए, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की ट्राई कीजिए। As a result of performing the review of the internal financial information, the auditor may become aware of the matters that, in the opinion of the auditor, are both important and relevant to TCWG in overseeing the financial reporting and disclosure process। तो सिंपल सी बात बोल रहे हैं, जब मैंने सर आपका रिव्यू करा है, तो मेरे पास वो सारे मैटर्स आ गए जो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, जो आपको डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकते हैं। देखिए, हम आपके ऑडिटर हैं, कल आके ऑडिट रिपोर्ट भी हमने ही देनी है, तो हम आपको बेटर है हम आपको आज ही मैटर बताए दें जहां पे हमें लगता है आप ओवरसाइट करें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को। जब भी ओवरसाइट का नाम आता है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नाम आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ओवर सीइंग या ओवरसाइट, ये हमेशा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस की होती है, एफआरपी। ठीक है, एंड उसके साथ में डिस्क्लोजर्स की होती है।
अच्छा सर, सर इसको हम ना लिख नहीं रहे हैं क्योंकि हमें लग ही नहीं रहा रेलेवेंट है। पर सर पेपर में अगर आ गया तो हम कहेंगे ओहो यार सर ने बताया था लेकिन हमने नहीं लिखा। तो हम सर हम तो नहीं लिख रहे हैं, आप लिखते रहिए, आप आपने तो देना है पेपर। तो सर मैं क्या बोल रहा हूँ सर कि कहीं न कहीं सर कि दोस्त साझा गवर्नेंस के साथ आप क्या बातें करते हैं, आप उन्हें बताते हैं कहाँ पे आपने ओवरसी किया अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को। सर प्रोसेस वर्ड क्यों आता है? क्योंकि इसके अंदर मैनेजमेंट एक प्रोसेस से चलती है, एज़ पर एएफआरएफ डिज़ाइन होता है, एएफआरएफ बनता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ लगाई जाती हैं, डिस्क्लोजर्स होते हैं, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स का ख्याल रखना होता है। तो अपने आप में इटसेल्फ में उसे एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। हर चीज़ को मतलब तरीके से करना वो एक प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना भी एक प्रोसेस है, एज़ पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क गाइडलाइंस एज़ पर शेड्यूल 3 ऐसे चलता है सर। तो वो प्रोसेस के अंदर कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम है, ओवरसाइट हुआ तो आपको बनाना बनता है कि सर आपकी प्रोसेस में गड़बड़ है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बनेगी ही नहीं। तो ये काम भी हमारा ही है, हमने उनको क्या करना है, आगाज़ देना है कि प्लीज़ इसको ठीक कर लीजिए और क्योंकि डिस्क्लोज़र प्रोसेस अलग से चलता है इसलिए हम इसको डिस्क्लोज़र प्रोसेस भी बोल देते हैं साथ में एंड डिस्क्लोज़र प्रोसेस क्योंकि डिस्क्लोज़र प्रोसेस क्यों सर? क्योंकि कहीं न कहीं आपको डिस्क्लोज़र्स कैसे करने हैं, ये भी आपको कहीं न कहीं समझना चाहिए। तो डिस्क्लोज़र प्रोसेस और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस चलता है। ठीक है सर, तो ये तो हमारे अंदर आ गया कि हमने क्या-क्या करना है, हमने बता दिया। देखो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो आता है हम आपको जो हमारे हाथ में होगा हम सब करेंगे। हमने उन्हें ये बता दिया, हम सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी आपको आगे बताएँगे। हमें ऐसा कोई एरिया मिला जहाँ पे लगता है कि टीसीडब्ल्यूजी की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, वो कम इन्वॉल्वड है। लोगों से सुना, इंक्वायरी करी, वो बोल रहे हैं क्या यार टीसीडब्ल्यूजी वाले तो सर आते ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं छोड़िए सर मतलब दिन भर तो छोड़िए, हफ्ते में भी एक चक्कर काट लें हमारे पास, हमारा काम आके देख लें, ये देख लें हम काम कैसे कर रहे हैं, ये देख लें हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। हमारा सर वही हम उसी में खुश हो जाएँगे। सर लेकिन वो भी नहीं करते, तो ये काम होता है ऑडिटर का बताने का कि देखिए आप अपना एटलीस्ट अपना जो आपका थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो तो आप निभाइए, इतना भी कम काम मत करिए। ठीक है जी। फिर सर आता है रिपोर्टिंग द नेचर एक्सटेंट एंड द रिजल्ट ऑफ द रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सर जो रिटर्न रिपोर्ट हमने देनी होती है ऑडिटर ने वाह सर ऑडिटर ने रिटर्न रिपोर्ट देनी है सर किसके ऊपर रिव्यू के ऊपर ये वाला चीज नहीं बोलेंगे ऑडिटर ने देनी क्या है रिटर्न रिपोर्ट देनी किस पे है सर रिव्यू पे अच्छा सर रिव्यू पे देनी है सेम नहीं रहेगी बिल्कुल तो अप्रोप्रिएट टाइटल आ जाएगा सर एड्रेस ही आ जाएगा ये तो ऑडिटर की पसंदीदा होती है ये नहीं बदल सकता उसके बाद सर सी आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिव्यूड including the identification of the title of the each statement contained in the complete or condensed set of financial statement तो कहीं ना कहीं सर ये थोड़ी बहुत ही तो मिल रही है क्योंकि हम उसके अंदर भी टाइटल देखते हैं बस हम उसके अंदर कौन सा पैरा बनाते हैं ओपिनियन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में चले जाते हैं वहां कहते हैं टाइटल का ख्याल रखेंगे यहाँ पे सर वो भी नहीं बोल रहा यहाँ पे वो बोल रहा है कि पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि आपने कौन सी इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करा है इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइटल कि आपने कौन से टाइटल्स की रिव्यू करी है क्या आपने सिर्फ बैलेंस शीट की रिव्यू करी है आपने पीएनएल भी इंक्लूड करा क्या आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इंक्लूड करी मतलब कहीं न कहीं आपका रिव्यू कौन-सी टाइटल से रिलेटेड है वो सारा का सारा आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको क्या बताना पड़ेगा कि हमने डेट एंड पीरियड कवर बाय द टेरी फाइनेंशियल तो सर कहीं न कहीं ये ऑडिट रिपोर्ट वाला पॉइंट ही आता है, बिल्कुल आता है। तो वहाँ पे भी हम बताते हैं कि हमने कौन से टाइटल का रिव्यू करा, वहाँ पे हम बताते हैं हमने ऑडिट किया, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से रिव्यू किया ऑडिट किया, कौन से टाइटल का किया, उसके बाद हम बताते हैं डेट एंड पीरियड क्या था, हमने क्या लिया, बस यहाँ पे हमने क्या नहीं बताया, हमने स्टैंडर्ड्स का नाम नहीं लेना, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर comprise if the interim financial statement comprises a complete set of general purpose financial statements prepared in accordance with the financial reporting framework designed to achieve fair presentation a statement that management is responsible for the preparation and fair presentation of the interim in accordance with the applicable financial तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन कर रहा है सर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन कर रहा है कौन सा वाला पॉइंट जो सबसे पहला वाला पॉइंट था कौन सा वाला सर क्या कि हमें देखना है कि अगर अगर जो हमारे पास जो हमारी इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो कंप्राइज कर रही है कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से चल रही है कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाई है डिजाइन करने के लिए क्या अचीव करने के लिए फेयर प्रेजेंटेशन अ स्टेटमेंट दैट मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड फेयर प्रेजेंटेशन तो कहीं ना कहीं बोलेंगे देखिए सारा कुछ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की ही आती है पहले नंबर पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की आती है एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दूसरे नंबर पे भी सेम ही पॉइंट बोल रहा है नीचे अगर आप देखोगे कि मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बस ऊपर वो क्या कहना चाह रहा है ऊपर उन्होंने बोला कि अगर आपने जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कंपनी करती है आपको तो आप यहाँ भी लिख दोगे कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी आती है फेयर प्रेजेंटेशन के हिसाब से दिखाने की एज पर एएफआरएफ मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो इन दो पॉइंट को क्या कर सकते क्लब कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप इन दो पॉइंट को क्लब करके भी दिखा देंगे तो भी चलेगा एक पॉइंट कम हो जाएगा रिपोर्ट से डजेंट मैटर
क्योंकि वो सेम ही कह रहा है, बस आपने याद रखना है पहले नंबर बोला है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से वो फेयरली प्रेजेंटेड हो। दूसरा बोला है इन अदर सर्कमस्टेंसेस अ स्टेटमेंट दैट मैनेजमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन और एप्लीकेबल। तो इन अदर सर्कमस्टेंसेस उसने कर दिया बस यहाँ पे। पहले वाले में स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस दिया क्या कि कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस कंप्राइज कर रही थी नॉर्मल हमारी इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जो इन अकॉर्डेंस विद एएफआरएफ थी। और यहाँ बोल रहा है किसी भी और सर्कमस्टेंसेस में भी, तो बेसिकली देखा जाए तो मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है कि उसको एज पर एएफआरएफ ही बनानी है, बात ही खत्म हो जाती है सर वहाँ पे। तो ये पहली वाली जो मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी आती है उसको इसने डिफाइन कर दिया। क्या सर हम इसको छोटा करके लिख सकते हैं एक बारी लाइन में, अगर इसको इस तरीके से ना लिखना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, चलेगा। इतना कोई हमारा 2400 और 810 की रिपोर्ट में इतना पर्टिकुलर नहीं होता, ठीक है आप कर सकते हो यहाँ पे कि एज पर एएफआरएफ बनानी है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है। ठीक है सर, अ स्टेटमेंट दैट ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिंग अ कंक्लूजन, तो पहले मैंने अपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई, फिर मेरा काम होता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना, ये भी मैंने कर लिया। फिर अ स्टेटमेंट दैट रिव्यू ऑफ द आईएमएल कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द, देखो यहाँ पे वो बता रहा है कि मैं एसआरईज फॉलो कर रहा हूँ। जैसे हम ऑडिट रिपोर्ट में बताते हैं कि हम स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, ऐसे फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे वो बोल रहा है कि मैंने हर चीज चेक करी है, एज पर मैंने एसआरई करी है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट करी है 2410। उसके बाद एंड अ स्टेटमेंट दैट सच अ रिव्यू कंसिस्ट मेकिंग इंक्वायरीज प्राइमरी ऑफ द पर्सन रिस्पांसिबल फॉर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मैटर्स एंड अप्लाइंग एनालिटिकल एंड अदर प्रोसीजर्स। उसके बाद उसने अपने प्रोसीजर्स बता दिए जो उसने फॉलो करे उसको करने के लिए। ये क्यों? ये वो बताना चाहता था कि प्लीज मेरा दुख दर्द समझना कि मेरे पास बस 3 ही एरियाज थे जिसके थ्रू मैं चेकिंग कर सकता था, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। तो इसलिए प्लीज मेरे को ज्यादा वो मत करना, मेरे पास इतना ही ऑप्शन था करने का, एनालिटिकल प्रोसीजर, अदर रिव्यू प्रोसीजर्स। इसने बता दिया कि ये मैंने करा है सारे इसके हिसाब से ही है और मेरे पास यही प्रोसीजर मुझे बताए गए थे, इसी प्रोसीजर को मैंने ध्यान में रखते हुए आगे क्या करा है, रिव्यू करके दिया आपको। फिर अ स्टेटमेंट दैट अ रिव्यू सब्सटेंशियली लेस इन स्कोप देन द ऑडिट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड, तो बता रहा है कि मेरे पास सिर्फ लिमिटेड एश्योरेंस थी, मेरे पास क्या नहीं थी, रीजनेबल एश्योरेंस नहीं थी, तो मैं ज्यादा तो नहीं कर पाया। एंड कॉन्सिक्वेंटली डज नॉट एनेबल द ऑडिटर टू ऑब्टेन एश्योरेंस दैट द ऑडिटर वुड बिकम अवेयर ऑफ द ऑल सिग्निफिकेंट मैटर्स। तो कहीं ना कहीं मैं सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स पे तो नहीं पहुंच पाया हूंगा, क्योंकि उसके लिए पहुंचने के लिए मुझे क्या चाहिए थी, मुझे काफी डिटेल चेकिंग चाहिए थी, मुझे और प्रोसीजर लगाने की जरूरत पड़नी चाहिए थी, पर वो मेरे पास ऑप्शन में नहीं थे। इसलिए नो ऑडिट ओपिनियन इज एक्सप्रेस, इसलिए मैंने कोई ऑडिट ओपिनियन नहीं दिया है, मैंने सिर्फ कंक्लूजन दिया है। और वो कंक्लूजन के बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही बना हुआ कंक्लूजन है। मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस भी नहीं था, मैं ज्यादा चेकिंग कर ही नहीं सकता था। ठीक है। तो मतलब सर अगर हम ऊपर से देखें तो सारे पॉइंट्स क्या नॉर्मल ही हैं? बिल्कुल सर, एप्रोप्रिएट टाइटल आ जाता है, टाइटल का एड्रेस ही आ जाता है, एड्रेस ही के बाद आप बताते हो कि आपने किस टाइटल का क्या-क्या रिव्यू करा है और क्या रिव्यू करने के साथ क्या उसकी डेट और पीरियड आपने कवर किया है। फिर उसके बाद आता है कि सर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फिर आता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फिर आता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से हमने एसआरएस के हिसाब से ऑडिट करा है, लेकिन हमने यहाँ भी बता दिया कि करा तो हमने है, लेकिन हमने प्रोसीजर्स में सिर्फ 3 ही इस्तेमाल करे, ज़्यादा नहीं करे। और जैसे ही हमने वो बताया तो हमने नीचे क्या बता दिया, क्या कि मेरा जो स्टेटमेंट की जो मेरा है वो सब्सटेंशियली मैं लिमिटेड एश्योरेंस दे रहा हूँ, रीजनेबल एश्योरेंस नहीं दे रहा हूँ, इसलिए कोई ऑडिट ओपिनियन भी नहीं दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स चेक कर पाया हूँगा या मुझे पता चले होंगे, मुझे इस पे हाईली डाउटफुल है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा चेकिंग करने का ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है। So, sir, if the interim financial information comprises a complete set of general purpose financial statement prepared in accordance with the FRF designed to ये सारा same point, the auditor's attention that cause the auditor believe that the interim financial information does not give a true and fair view or does not present it fairly in all material assets in accordance with the applicable financial reporting framework। तो कहीं ना कहीं वो अपने ओपिनियन की तरफ भागा और उसने ओपिनियन की तरफ जाके क्या बोला कि अगर हमने जो ऊपर बात करी थी कि जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाई है और लेकिन उसके बाद आप क्या कंक्लूड करते हो, मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी निभाई है, मतलब मैनेजमेंट ने बोला हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसी ही बनाई है जैसी आप मांग रहे थे। तो मैंने कंक्लूजन क्या, मेरा कंक्लूजन निकल के आता है दैट ऑडिटर्स अटेंशन दैट कॉज ऑडिटर टू बिलीव द इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। मैंने कहा नहीं, अगर आपको लगता है आपने सही काम किया है, तो मैं ऐसा बताता हूँ आपने सही काम बिल्कुल नहीं किया है, ना वो ट्रू ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, ना ही वो आपने सही तरीके से प्रेजेंट करी है फेयरली। आपने जनरल पर्पस फ्रेमवर्क को सही तरीके से फॉलो नहीं करा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को सही तरीके से नहीं लगाया इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो मैं बोल देता हूँ नहीं लगाया, इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ कि वो सही नहीं है। इसके अंदर क्या सर मुझे और ज्यादा कुछ बोलना होता है? नहीं बोलना था, आपने क्लियरली बताना होता है कि आपको इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट सब कुछ सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। मैंने बता दिया कि नहीं लग रहा है, डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, सिंपल। तो सर इन अदर सर्कमस्टांसेस, और दूसरे वाले सर्कमस्टांसेस में सर क्या होगा, जो मतलब ये वाले तो वो थे जहां पे जनरल पर्पस इन्वॉल्व थी, दूसरे वाले में कंक्लूजन एज टू वेदर एनीथिंग हैज कम टू द ऑडिटर्स अटेंशन दैट कॉज द ऑडिटर टू बिलीव दैट द आईएफएस इज नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल। सर यहाँ पे उसने क्या इस्तेमाल करा है, नेगेटिव वर्डिंग। लेकिन सर यहाँ पे क्यों नहीं करा? क्योंकि उसने बोला क्या कि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो करके डिजाइन करके बना रहा है। उसने बोला कि उसने जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ली है। अगर आपने ये सारा कुछ करा है तो आपने कहीं ना कहीं ट्रू एंड फेयर पे, फेयर प्रेजेंटेशन पे खेला। अगर आपने फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क पे खेला है ना, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए आपको बताना पड़ेगा कि वेदर इट्स ट्रू एंड फेयर और नॉट।
तो या तो आप कंप्लायंस फ्रेमवर्क पे चले जाइए, लेकिन अगर आप फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क पे जाते हैं तो ट्रू एंड फेयर के बारे में, फेयरली प्रेजेंटेड के बारे में आपको आंसर तो देना पड़ेगा, चाहे आप हाँ करें चाहे ना करें। तो ये वाला केस कौन सा था? ये सर हमारा था फाइनेंशियल, सॉरी सर, तो हमारे को क्या था? ये हमारा था फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क वाला। अच्छा सर, तो मतलब आप सर समझ आ गई कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में बताएंगे कि आपने अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क दिया है, तो हमने ऊपर वाला पॉइंट ये लिया। कौन सा वाला सर? ये वाला, दिस वन। कि सर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में हमने बताया कि अगर आप फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं तो आपको फेयरली प्रेजेंट भी करनी पड़ेगी और क्लियरली मतलब कि डिटेल्ड फॉर्मेट में हमें दिखानी भी पड़ेगी, क्योंकि फिर हमारा ओपिनियन, मेरा कंक्लूजन भी कैसा जाएगा? वैसा ही जाएगा। अदर सर्कमस्टांसेस में मैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क को फॉलो कर लूंगा। तो यहाँ पे मैंने बोला फेयर प्रेजेंटेशन के हिसाब से तो मुझे कहीं से नहीं लगा क्या कि ट्रू एंड फेयर है, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि मुझे कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से लगे, क्योंकि मैं ज्यादा चेकिंग नहीं कर रहा हूँ। तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से अगर ट्रू एंड फेयर लगेगा तो मैं कैसे लिखूंगा क्या कि ऑडिटर को ऐसा लगता है कि उसके बिल ऐसा कुछ नहीं आया फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से निकल के जो उसे बोलती हो कि वो नहीं बनी है किस तरीके से इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर एएफआरएफ। उसके बाद मेरा आता था डेट, प्लेस, सिग्नेचर और कहीं ना कहीं यूडीआई नंबर, जो फॉर्म मुझे बोलता है फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है इस वाले केस में, अलाउड बाय द आईसी, अलॉटेड बाय द आईसीआई। तो मैं यहाँ पे फॉर्म का क्या करता हूँ? रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ, सिग्नेचर, प्लेस ऑफ सिग्नेचर, रिपोर्ट। और सर हमें हमेशा के लिए एज ऑलवेज ये भी ऐड हो गया, यूडीआई आपको क्या करना पड़ता है? हर केस में लेना ही पड़ता है किसी भी साइनिंग या किसी भी रिव्यू को देने से पहले। आर वी क्लियर विद द रिपोर्ट? अब ये बता दो, क्या तुम्हें रिपोर्ट के अंदर कोई डाउट है? सर 2400 वाली जो रिपोर्ट थी वो थी 810 वाली रिपोर्ट, बिल्कुल। तो सर ये वाली भी कहीं वैसी सी है, देखो कम से कम 5 से 6 पॉइंट तो कॉमन ही होंगे। अब आप लोगों को ना इसको थोड़ा सा इस तरीके से करना पड़ेगा कि एक पेज पे बड़े से दोनों दोनों साइड वाली कॉपी के पेज पे क्या कर लेना, तीनों हेडिंग डाल के ऊपर एक बढ़िया सी रिपोर्ट बना लेना, और उसके बाद ना उसके एक एक सिंगल सिंगल पेन से कॉमन वाले पॉइंट्स को लिंक कर लेना। ये कौन से वाले पॉइंट्स है? जैसे मान लो ग्रीन पेन उठा लिया, ग्रीन पॉइंट सारे वो दिखाएंगे जो पॉइंट एक दूसरे के सामने तीनों में कॉमन आएंगे। सिर्फ उनका एरिया अलग हो सकता है, उनका नंबर अलग हो सकता है आने का, लेकिन वो होंगे कॉमन ही। फिर वो वाले पॉइंट्स लेना जो पर्टिकुलर पॉइंट है और वो से रेड से मार्क कर लेना कि ये वाले पॉइंट है, ये इसके अंदर यही आता है, इसके अंदर यही आता है, इसके अंदर यही आता है, ताकि 1.5 दिन वाले दिन आपकी नजर सिर्फ लाल पे जाए और आपको बताए सतर्क रहे तो उन्हें क्या करना है। ऊपर नीचे हो जाएगा लेकिन पॉइंट सही होगा तो मुझे लगता है इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑब्वियस बात है, टाइटल और एड्रेस ही में एड्रेस ही ऊपर नहीं लिखोगे, तो बेसिक वाले पॉइंट्स आप सही लिखोगे। इन अंदर के पॉइंट्स में अगर आप ऊपर लिख भी देते हो कि इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस मैनेजमेंट एफआरएफ देखती है, एज पर एफआरएफ सर्कमस्टांसेस मैनेजमेंट एफआरएफ देखती है, तो अगर आपने इसको ई और डी को स्विच कर भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपने दोनों पॉइंट कवर कर लिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप एक अच्छे से तीनों फॉर्मेट को, तीनों रिपोर्ट्स को एक बार साइड में रख लेना और उसके बाद उसकी इंटरलिंकिंग कर लेना कि हाँ कौन से पॉइंट कॉमन है, कौन से पॉइंट कॉमन नहीं है, और कॉमन ना होने के बावजूद भी कौन से ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली एक्चुअली इंपॉर्टेंट है उस वाले रिपोर्ट में लिखने के लिए, बस उनको मार्क करके चलना और तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है सर। मेरे को तबीयत खराब होती लग रही है आज, ना मेरा थ्रोट ठीक है ना मेरी आईज रिस्पॉन्ड कर रही है बेटर। चलिए, तो सर डिपार्चर फ्रॉम द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, डिपार्चर आपकी पटरी जा रही थी, आपकी पटरी आपने क्या करा, एएफआरएफ पे पहुंचते 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 आप क्या हो गए? लेट हो गए, डिपार्चर आ गया आपका। पहुंचते पहुंचते, ठीक है ना, पहुंचते-पहुंचते हम रुक गए, कहीं न कहीं रुक गया कुछ ना कुछ। तो सर एएफआरएफ के ऊपर अगर कुछ रुक गया ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की यही थी कि इसका काम कर लेना ठीक से। वही आपने ठीक नहीं करा, तो फिर तो प्रॉब्लम है। तो कह रहा है द ऑडिटर शुड एक्सप्रेस क्वालिफाइड और एडवर्स कंक्लूजन व्हेन अ मैटर हैज कम टू द ऑडिटर्स अटेंशन, कि जो उसे बिलीव करे क्या मटेरियल एडजस्टमेंट शुड बी मेड टू द इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर इट टू बी प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो सर वो कह रहा है क्या कि अगर ऑडिटर को बिलीव होता है दैट अ मटेरियल एडजस्टमेंट शुड बी मेड टू द इंटरनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर इट टू बी प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर एएफआरएफ, उसे लगता है कहीं ना कहीं मटेरियली एडजस्टेड हुई ये चीजें एएफआरएफ को मिलाने के लिए, एएफआरएफ के अंदर डिपार्चर आया था, एएफआरएफ से पूरा नहीं हुआ, कहीं ना कहीं मटेरियल में स्टेटमेंट वहां नजर आ रही है, तो उसका कंक्लूजन क्या जाएगा? क्वालिफाइड एडवर्स जाएगा। डिपेंड करता है कि सर वो क्वालिफाइड में कितना मटीरियल है और क्या है, परवेजिव है या नहीं है, और अगर मटीरियल भी होगा परवेजिव भी होगा तो सर एडवर्स चला जाएगा। If the matter have come to the auditor's attention that cause the auditor to believe that interim financial information is or
may be materially affected by a departure from the applicable financial reporting framework. तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि मटीरियली इफेक्ट हुआ है क्योंकि हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो था वो आते-आते ब रुक गया कहीं न कहीं। एंड मैनेजमेंट डज़ नॉट करेक्ट द इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, द ऑडिटर मॉडिफाइज द रिव्यू रिपोर्ट। और मैनेजमेंट को पता भी चल गया कि उनका एएफआरएफ काम नहीं कर रहा, उनका एएफआरएफ नहीं पहुँचा, तो भी उन्होंने क्या नहीं करा, मैनेजमेंट ने कहीं न कहीं क्या नहीं करा, मैनेजमेंट डज़ नॉट करेक्ट द इंटरिम। तो उनको देखना चाहिए था कि हाँ यार, हमें करेक्ट करनी पड़ेगी, एज़ पर एएफआरएफ ये नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपने नहीं करा तो मेरी रिपोर्ट के अंदर उसको क्लियरली वो चीज़ शो करनी पड़ेगी मुझे। The modification describes the nature of the departure and if practicable state the effects on the interim financial information। अब वही वाली बात आती है कि एएफआरएफ में लगा नहीं तो क्या नहीं लगा, वो कैसे है, वो डिपेंड करता है। अब आप सर्कमस्टांसेस हैं कि किस चीज के ऊपर, कौन सी आइटम के ऊपर आपका एएफआरएफ मिस हुआ, क्या सारे के सारे आइटम्स पे रह गया, क्या किसी टाइटल पे रह गया, किसी टाइटल पे लग गया, मतलब क्या तरीका रहा, किस वजह से डिपार्चर से वो प्रॉब्लम आई है और उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। इफ द इन्फॉर्मेशन दैट ऑडिटर बिलीव्स इज नेसेसरी फॉर द एडिक्वेट डिस्क्लोजर इज नॉट इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ऑडिटर मॉडिफाइज द रिव्यू रिपोर्ट। अब पॉइंट आता है कि मैनेजमेंट देखो, अगर आपके साथ कुछ हो भी जाए ऐसा जो आपको लगता है नहीं होना चाहिए, तो उसमें आपकी गलती नहीं है, तो फिर आप लोग डिस्क्लोज क्यों नहीं करते हैं? आप लोग छुपाते क्यों हैं हर चीज को? हमारे को आपकी इंटीग्रिटी से प्रॉब्लम होने लग गई है। तो अगर आप उन्हें ऐसा समझाते हैं तो इसका मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपने एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं दिया होगा, तो देखिए, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपने जो डिपार्चर करा वो आपकी गलती थी, मुझे पता है वो आपकी गलती नहीं थी, वो मिस हो गया। लेकिन आपने डिस्क्लोज ना करना, आपको उस इन्फॉर्मेशन को छुपाना मुझे क्या कर रहा है, कहीं न कहीं मुझे बोल रहा है कि आपको मुझे रिव्यू रिपोर्ट में लेके जाना चाहिए और मॉडिफाई करनी चाहिए रिपोर्ट। एंड इफ प्रैक्टिकेबल इंक्लूड्स द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इन द रिव्यू रिपोर्ट, मुझे डालना पड़ेगा ये नेसेसरी इन्फॉर्मेशन कि हाँ, इसमें गलती मैनेजमेंट की नहीं थी, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन थी, ये डिपार्चर था, ये इस तरीके से हुआ, इस वजह से मिस हो गया, एफआरएफ लगना मैं लिखूंगा। पर मैं ये भी लिखूंगा कि मैनेजमेंट ने उसको डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं समझा, जिसकी वजह से मुझे अपनी रिपोर्ट को क्या करना पड़ रहा है, मॉडिफाई करना पड़ रहा है। द मॉडिफिकेशन ऑफ द रिव्यू रिपोर्ट इज ऑर्डिनरी कंपेंड बाय एडिंग एन एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ टू द रिव्यू रिपोर्ट एंड क्वालिफाइंग द कंक्लूजन। देखिए, वो बोल रहा है कि मुझे उसके लिए एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ में जाना ही पड़ेगा, मुझे लोगों को बताना ही पड़ेगा कि एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे क्यों ऐसा हुआ कि डिपार्चर हुआ। तो डिपार्चर होना भी ठीक था, डिपार्चर का रीजन भी देंगे, लेकिन ये भी बताएंगे कि आपने डिस्क्लोजर के बारे में नहीं सोचा, जबकि डिस्क्लोजर आपको करना बनता था इस चीज का कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ब्रेक हो रही है और आप फिर भी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप करना ही नहीं चाहते हैं डिस्क्लोज। तो सर, when the effect of the departure is so material and pervasive that the auditor concludes a qualified conclusion is not adequate, तब वो क्या करेगा सर, एडवर्स ऑफ कंक्लूजन दे देगा। तो मतलब कहीं ना कहीं सर, मेरे को मटेरियल भी चाहिए और परवेजिव भी चाहिए, तभी जाके मैं एडवर्स दूंगा, वरना रिव्यू के केसेस में यूजुअली आप कहाँ रुक जाते हैं, क्वालिफाइड पे रुक जाते हैं मैक्सिमम। सर क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि कहीं ना कहीं इसको ठीक हो जाएगा, क्वार्टर पड़े हैं अभी आने वाले, दोबारा से चेकिंग का ऑप्शन है मेरे पास, दोबारा से एक्सटर्नल ऑडिट का ऑप्शन है मेरे पास, तो कहीं ना कहीं आप रिव्यू के अंदर क्वालिफाइड तक ही जाते हैं। क्वालिफाइड इसलिए देके जाते हैं ताकि मैनेजमेंट उस पर एक्शन ले। ठीक है, अनमॉडिफाइड देके चले जाएंगे तो मैनेजमेंट एक्शन ही नहीं लेगा, तो मैनेजमेंट एक्शन ले इसलिए क्वालिफाइड तो हम दे देते हैं, पर एडवर्स नहीं देते, पर हाँ दे सकते हैं अगर वो इतना ही मटेरियल और इतना ही परवेजिव हो जाए। तब इसके अंदर अगर आपने फोकस करा होगा ना वर्ड में, तो क्या लिखा हुआ है, तो देखो, इज सो इज सो मटेरियल एंड परवेजिव, मतलब वो कहना चाह रहा है कि एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा मटेरियल और परवेजिव हो गया, तभी जाके ये वाली कहानी आती है। वरना अगर मटेरियल एंड परवेजिव भी होता है ना कभी कभी, लेकिन लगता है कि ठीक है यार, दोबारा चेकिंग का ऑप्शन है, सब कुछ है, तो आप कहीं ना कहीं फिर भी क्या नहीं दोगे, एडवर्स नहीं देते हो। रिव्यूज के केस में, ऑडिट रिपोर्ट के केस में ऐसा नहीं बोलूंगा, सिर्फ रिव्यूज के केस में होता है ऐसा, जब आप नहीं देते हो। ठीक है सर। सर, लिमिटेशन एंड स्कोप, अगर आपके ऊपर लिमिटेशन एंड स्कोप लगाई जाएगी, अनेबल टू कंप्लीट द रिव्यू, अगर आप नहीं कर पाओगे, ऑर्डर कम्युनिकेट करेगा राइटिंग में, किसके साथ, एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ या फिर टीसीडब्ल्यूजी के साथ, द रीजंस व्हाई द रिव्यू कैन नॉट बी कंप्लीटेड एंड कंसीडर व्हेन इट इज एप्रोप्रिएट टू शो रिपोर्ट। ये क्यों नहीं हुआ, क्या लिमिटेशन लगाई गई, आप कम्युनिकेट करते हो, कोई पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सर उसके बाद लिमिटेशन और स्कोप इम्पोज बाय मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट ने आपकी स्कोप के ऊपर, स्कोप आपकी कहां पे आती थी, बताना जरा, स्कोप कहां पे आता था आपका, कहाँ पे आया था हमारा स्कोप, हमने अपना स्कोप कहाँ बताया था? 2 वर्ड बता दो वो जो मुझे यहाँ लिखने हैं, बस मेरे हाथ के आगे जल्दी से लिखे जाएँ मुझसे। इसी चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा स्कोप। मेरा स्कोप क्या होगा? मेरे रिव्यू का स्कोप क्या होगा? कहाँ मैं लिख के देता हूँ उनको? अरे बस कर, जल्दी बता दो, मेरा हाथ। मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इतनी देर में वो भी नहीं बताते। ये तो सर, आप ब्रीदर लेते क्यों हो? मैं भी बैठा हूँ। सर, हम अपना स्कोप कहाँ डिफाइन करते हैं? एक ऐसा एरिया जिसके अंदर 5 पॉइंट लिखते हैं, उन 5 पॉइंट के अंदर स्कोप भी आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। वो कौन सा एरिया होता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑडिट की शुरुआत में क्या इशू करते हैं? शुक्र है एंगेजमेंट लेटर लिखा किसी ने।
ऐसे मत किया करो यार, इतने सारे एग्ज़ाम्पल लेते हो फाइनल में होके, दैट्स नॉट राइट। सर एंगेजमेंट लेटर के अंदर हमने अपना स्कोप बताया होता है। आज आप मुझे उसी के ऊपर लिमिटेशन लगा रहे हो। अरे जब एंगेजमेंट लेटर राइटिंग में एक्सेप्ट करी थी आपने, क्लियरली लिख के दिया था स्कोप क्या होगा, साइन करे थे आपने उसके ऊपर। अब आप उसके ऊपर कैसे लिमिटेशन लगा सकते हैं? ये कोई तरीका हुआ? तो सर अब तरीका तो वही है, मैनेजमेंट को कौन समझाए? So, the auditor does not accept an engagement to review the interim financial information if the auditor's preliminary knowledge of engagement circumstances indicates that the auditor would be unable to complete the review because there will be a limitation on the scope. अगर आपको उनकी बातों से जब आप एंगेजमेंट लेटर साइन कर रहे हो, अगर आपको जब आप एंगेज कर रहे हो उसको, जब आप रिव्यू करने जा रहे हो उसका, उनकी बातों से अगर आपको कहीं न कहीं लगे कि मुझे लगता है कि ये रिव्यू कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ये बोल रहे हैं, क्या ये हमें एक्सेस नहीं देंगे? बोल रहे हैं कि हम इंक्वायरी का ऑप्शन ज़्यादा नहीं देंगे, हमें बात करने नहीं देंगे किसी से। ये बोल रहे हैं कि अब इन्हीं 2 के अलावा किसी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अगर ऐसा ये बोल रहे हैं कि टीसीडब्ल्यूजी के पास आपकी अथॉरिटी नहीं है टिल द टाइम ऑडिट आ जाए। अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस मुझे नज़र आ रहे हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि लिमिटेशन लगने वाली है स्कोप के ऊपर, मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए मुझे, मुझे मना कर देना चाहिए। इफ आफ्टर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट मैनेजमेंट इम्पोज अ लिमिटेशन लेस, लेकिन मैनेजमेंट सर बहुत ज्यादा चालू है। उसने क्या करा, तब तो हाँ 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 कर दी सारे केसेस में कि हाँ हाँ सर जिससे मर्जी से पूछना, जो मर्जी पूछना, जो मांगोगे मिलेगा सर, जो कहोगे द्वारा करके दे देंगे, चाय पिलाएंगे रोज आपको, बढ़िया अदरक वाली सर। लेकिन अब मैं जब पहुंचा हूँ, इतनी ठंड हो रही है सर, मुझे छत भी नहीं दी और चाय तो भूल ही जाओ, चाय भी नहीं दे रहे हैं, गर्म पानी भी नहीं दे रहे हैं, उन्होंने मग भी रख रखा है तो, और साथ में बर्फ रख के मुझे दे रखी है। बताइए अगर आप मुझसे ऐसा रिव्यू करवा रहे हैं तो मैं क्या रिव्यू करके दूंगा आपको? अच्छा, आप मुझे इस तरीके से ट्रीट करेंगे अगर आप मुझसे रिव्यू करवा रहे हैं? नहीं सर, उन्होंने चाय का वादा किया था लेकिन हमें नहीं मिली। अगर उनको ऐसी जो चाय है, जो उन्होंने पहले बोला हम पिलाएँगे लेकिन उन्होंने नहीं पिलाई, तो उस वाले केस में तो मेरे स्कोप के ऊपर उन्होंने रिव्यू, मैंने उन्हें स्कोप में बताया था कि भाई मेरे को चाय चाहिए, दिन की एक मेरे से काम नहीं होता उसके अलावा, लेकिन सर वो बोल रहे हैं चाय तो नहीं दे पाएँगे सर आपको आज हम। अगर मेरे को चाय नहीं मिलती ना इस वाले केस में, तो सिंपल है, फिर मेरे को गुस्सा आ जाएगा। अब मेरे को गुस्सा आ रहा है। द ऑडिटर रिक्वेस्ट द रिमूवल ऑफ दैट लिमिटेशन। मैं बोलूँगा देखिए सिंपल सी बात है, चाय पिला दीजिए, मेरी फीस से काट लेना बट चाय पिला दो। उन्होंने बोला नहीं पिलाएँगे। इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू डू सो, ठीक है ना पिलाओ। द ऑडिटर इज अनेबल टू कंप्लीट द रिव्यू, कहेगा फिर मेरे से काम ही नहीं होगा, मैं करता ही नहीं रिव्यू। और मैं अब मैं तुम्हारे को कंक्लूजन बताता हूँ, मैं दुकान दिखाता हूँ कैसे रिपोर्ट बनती है। अब मैं गुस्से में आ गया क्योंकि अब आपने मेरे को, मैं तो बोला हूँ भाई मेरे पैसे से पिला दो मुझे, तुम मेरे पैसे से भी नहीं पिला रहे हो, आस-पास तुम्हारी दुकान नहीं एग्जिस्ट करती, मैं क्या करूँ? तो इसका मतलब अगर आपको कोई चीज़ के बारे में हाँ करके मना करा गया हो तो फिर दिल दुखता है, और वो दिल दुखने वाली चीज़ आप कहाँ लेके जाते हो? सिंपल अपने रिपोर्ट में लेके जाते हो। मतलब यार इसके अंदर कोई नई चीज़ है ही नहीं सर। इन सच केसेस द ऑडिटर कम्युनिकेट्स इन राइटिंग टू द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। वो क्या कहेगा? वो कहेगा मुझे चाय वाले से मिलवाओ पहले। वो चाय वाला कौन है जो बनाने के लिए मना कर रहा है एक चाय एक्स्ट्रा पूरे नौ नौ सारे सर्वेंट्स के लिए बना सकता है, वो सारे लोअर स्टाफ के लिए बना सकता है, सारे हायर स्टाफ के लिए बना सकता है, तो मेरे लिए क्यों नहीं बना सकता? मुझे उस बंदे से बात करनी है, लेके आइए ज़रा उसको मेरे सामने, और वो तो सामने लेके आ ही नहीं रहे हैं। एंड द रीज़न व्हाई द रिव्यू कैन नॉट बी कंप्लीटेड, द रीज़न्स व्हाई द रिव्यू, तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ अगर आप मुझे चाय नहीं दे सकते तो अपने जाके अपने साहब को बुला के लेके आओ, मैं साहब को बोलूँगा मैं रिव्यू नहीं कर पाऊँगा सर, मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा, मैं आगे नहीं पढ़ पाऊँगा। नेवरदलेस इफ द मैटर कम्स टू द ऑडिटर अटेंशन दैट कॉज़ द ऑडिटर टू बिलीव दैट द मटीरियल एडजस्टमेंट टू द इंटरनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर इट टू बी प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एएफआर, द ऑडिटर कम्युनिकेट सच मैटर्स। तो क्या कह रहा है वो इसके बाद? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? वो कह रहा है सर आप चाय नहीं भी पिलाओगे ना तो भी मैं थोड़ा अच्छा हूँ। अब नहीं भी पिलाओगे ना कोई बात नहीं। नेवरदलेस इफ अ मैटर कम्स टू द ऑडिटर अटेंशन, अगर मेरे फिर भी आपने मुझे चाय नहीं भी पिलाई लेकिन मुझे फिर भी कोई मैटर दिख गया, क्योंकि चलो मैं थोड़ा बहुत तो देख ही रहा था ना, मैं तो सोच रहा था चाय शाम तक आ जाएगी शायद, लेकिन अगर वो नहीं आई पर मुझे वो शाम से पहले कोई मैटर मिल जाता जिससे मुझे बिलीव करवा देता है क्या कि सर मटेरियल एडजस्टमेंट एग्जिस्ट करते हैं टू द इंटरनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर इट टू बी प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, तो भी मुझे लगता है अगर एज पर एफआरएफ है तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर भी वो मैटर कम्युनिकेट कर दूंगा एटलीस्ट आप लोगों को कि ये वाला जो मैटर है ये मुझे टेंशन में आया, जिसके ऊपर मुझे लगता है मटेरियल एडजस्टमेंट है हुई है, आपको इसको क्या करना चाहिए, लुक फॉर कर लेना चाहिए। क्या कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट हमारा प्रोसेस है जो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट तो नहीं डाल रही है? तो फिर भी अगर आपने मुझे चाय नहीं पिलाई ना तो भी सोच लेना मैं अपना काम करके ही जाऊंगा, क्योंकि मेरा काम ही मेरा काम करना है, मेरे को, मैं अपने जाना ही अपने काम से जाता हूँ, नाम तो मेरा बहुत बाद में लिया जाता है, मुझे पहले ऑडिटर बुलाया जाता है फिर मेरे आगे सीए लगाया जाता है, तो कहीं ना कहीं आप सोचो कि मैं कितना इंपॉर्टेंट होऊंगा अपने काम को लेकर और कितना शिद्दत से काम करता